अगर आप ब्लेंडर में बिगिनर हो और सीखना चाहते हो कि ब्लेंडर को यूज करके हम लोग 3D सीन्स और 3D एनिमेशन कैसे बना सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस कंप्लीट वीडियो के एंड होने तक आप ये वाला सीन रिक्रिएट कर पाओगे अगर आप ध्यान से सारे स्टेप को प्रॉपर्ली फॉलो करते हो तो, जिसमें हम लोग कवर करेंगे ये सारे टॉपिक्स। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ब्लेंडर को डाउनलोड कैसे करना है। ब्लेंडर डाउनलोड करने के लिए आपको आना रहेगा blender.org में, जहाँ पे आपको इसका लेटेस्ट वर्जन जो कि है ब्लेंडर 4.4 यहाँ से डाउनलोड के लिए मिल जाएगा। तो आपको डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद जब आप फर्स्ट टाइम ब्लेंडर ओपन करोगे तो आपके पास इस तरह का एक सीन रहता है। तो सबसे सेंटर में दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग स्प्लैश स्क्रीन। इसमें दो चीज रहता है, अगर हम लोग को न्यू क्रिएट करना है तो यहाँ पे न्यू का ऑप्शन रहता है, जहाँ से हम लोग न्यू फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है तो आपके जो पुराने फाइल्स रहेंगे वो यहाँ पे शो करेंगे। जिसकी एग्जांपल यहाँ पे बॉक्स डॉट ब्रांड ये सारे हैं जो मेरे प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैं। आपको अगर न्यू क्रिएट करना है 3D एनिमेशन, तो आप नॉर्मली प्लस के बाहर भी अगर क्लिक कर दोगे तो आपका ब्लेंडर का न्यू प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। तो पहले हम लोग सबसे पहले समझते हैं इंटरफेस को, कि यहाँ पे जो जो ऑप्शन दिख रहा है वो क्या काम के हैं और कैसे हम लोग इसमें नेविगेट कर सकते हैं। टॉप से अगर स्टार्ट करें तो सबसे पहले होता है टाइटल बार, जहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का नाम शो करेगा। क्योंकि अभी कुछ भी नाम दिया नहीं हुआ है, ये न्यू फाइल है तो यहाँ पे दिख रहा है अनसेव। इसके नीचे रहता है मेन मेन्यू या फिर टॉप मेन्यू। इससे लगकर रहता है वर्क स्पेसेस, जहाँ पे आपको डिफरेंट वर्क स्पेसेस दिखाई देंगे, जैसे लेआउट है, मॉडलिंग, स्कल्पटिंग, यूवी रेटिंग, और सबका अलग अलग पर्पज रहता है, जो कि आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। मैक्सिमम चीजें, सब कुछ तो नहीं। इसके नीचे रहता है हमारा टॉप मेन्यू, जहाँ पे आपको और भी ऑप्शन दिखाई देगा। और यहाँ पे रहता है हमारा ओवरलेस एंड व्यू मोड्स। लेफ्ट में आपको टूल्स दिखाई देंगे नेविगेशन के और एडिटिंग के। डिपेंड करता है हम लोग कौन सा विंडो में है, उसके हिसाब से टूल्स चेंज हो सकता है। राइट में रहता है हमारा आउटलाइनर, जहाँ पे जो भी एलिमेंट्स हमारे 3D व्यू पोर्ट, जो हमारा मेन एरिया है इसको बोलते हैं 3D व्यू पोर्ट, और इसमें जो भी एलिमेंट है वो आउटलाइनर में दिखाई देते हैं। और फिर नीचे रहता है प्रॉपर्टी टैब, और सबसे बॉटम में जो आपको ये छोटा सा एरिया दिख रहा है ये रहता है टाइमलाइन। और उसके नीचे रहता है स्टेटस बार, जो कि अलग अलग ऑप्शन शो करता है हम लोग अभी क्या चीज पे काम कर रहे हैं उसके हिसाब से। तो ये हो गया इंटरफेस। और जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये रहता है मूवमेंट को चेंज करने के लिए, जो कि हम लोग अभी देखने ही वाले हैं नेविगेशन में। और ये जो आपको दिख रहा है ये है ब्लेंडर किट, जो कि एड ऑन्स है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग ब्लेंडर में नेविगेट कैसे करेंगे, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट हम लोग को यहाँ पे सीन में दिख रहा है उसको हम लोग यूज कैसे करेंगे, मूव, रोटेट या स्केल कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको कोई भी चीज मूव करना रहेगा ब्लेंडर सीन के अंदर, तो उसके लिए शॉर्टकट यूज होता है, या फिर आप जो लेफ्ट की तरफ दिए हुए हैं टूल्स उसको यूज कर सकते हो। तो टूल्स में सबसे पहले रहता है मूव। अगर हम लोग को क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एरोज दिखाई देगा। और कोई भी 3D सॉफ्टवेयर में तीन डायरेक्शंस होते हैं, एक रहता है एक्स, एक रहता है वाई और एक रहता है जेड। एक्स से हम लोग फ्रंट या बैक ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी एक्स वाले लाइन मतलब रेड लाइन को सिलेक्ट करूँ तो हम लोग या तो पीछे ले सकते हैं या आगे आ सकते हैं। ग्रीन वाला रहता है लेफ्ट राइट के लिए, तो ग्रीन से हम लोग इस तरह से मूव कर सकते हैं। और अगर अपवर्ड या डाउनवर्ड जाना है तो वाई जेड रहता है। तो इस तरह से हम लोग मूव कर सकते हैं। तो ये हो गया तीन डायरेक्शन। वैसे ही नेक्स्ट रहता है रोटेट, और एक रहता है स्केल, और अगर तीनों एक साथ करना है ट्रांसफॉर्म तो ये रहता है। ये रहता है एनोशन पेंसिल, अगर आपको सीन में कुछ ड्रॉ करना है पेंसिल के थ्रू तब ये काम आएगा। वैसे अलग अलग हमारे पास टूल्स हैं। मोस्टली हम लोग शॉर्टकट का यूज करते हैं, तो हम लोग शॉर्टकट सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अगर हम लोग को सीन में रोटेट करना है तो हम लोग रोटेट कैसे कर सकते हैं। तो सीन में रोटेट करने के लिए मतलब अगर आपको सर्कुलर इस तरह से मूव करना है तो उसके लिए रहता है मिडिल माउस बटन। मैं स्क्रीन कास्ट ऑन करता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। तो मेन विंडोज के अलावा भी हमारे पास और भी एडिशनल स्क्रीन रहते हैं या फिर पैनल्स रहते हैं। ये जो अभी मैं ओपन किया उसको बोलते हैं एन पैनल, क्योंकि ये एन क्लिक करने से खुलता है। और एन अगर आप मैं फिर से क्लिक कर दूं तो ये बंद भी हो जाएगा। तो सबसे पहले रोटेट करने के लिए हम लोग मिडिल माउस बटन क्लिक कर सकते हैं, और अगर उसको ड्रैग करेंगे तो हम लोग सीन में रोटेट कर पाएंगे। अगर सीन में आपको मूव करना है तो आप शिफ्ट और मिडिल माउस बटन यूज कर सकते हो, जिससे आप सीन में मूव कर पाओगे। इनिशियली हमारे पास सीन में तीन चीज रहता है, एक रहता है कैमरा, एक रहता है क्यूब और एक रहता है लाइट, जो कि आपको आउटलाइन में भी दिखाई देगा। तो हम लोग कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके अराउंड मूव कर सकते हैं। या फिर अगर आपको रोटेट करना है तो आप विद मोड भी यूज कर सकते हो, जो कि हमारा विजुअल मेथड रहता है। लेकिन मोस्टली जैसे मैं बताया शॉर्टकट यूज होता है, तो हम लोग शॉर्टकट यूज करेंगे ज्यादातर, और मूव करने के लिए हैंड टूल भी रहता है। अगर आपको जूम इन करना है तो आप स्क्रॉल अप कर सकते हो माउस में, और जूम आउट करने के लिए स्क्रॉल डाउन। सेम फंक्शन यहाँ से भी किया जा सकता है।
और अगर आपको कैमरा व्यू में जाना है तो उसके लिए रहता है शॉर्टकट ओ या फिर 0 नंपैड में, या फिर आप यहाँ से भी स्विच कर सकते हैं। तो जो भी हमारे व्यू पैनल में दिए हुए हैं वो सेम के सेम शॉर्टकट्स आपको कीबोर्ड में मिल जाएंगे और हम लोग कीबोर्ड का ही यूज करने वाले हैं। अब सीखते हैं कुछ बेसिक ऑपरेशन जो कि आपको काम आएगा। तो सबसे पहले आता है मूव। इसके लिए शॉर्टकट यूज होता है जी। जैसे ही आप जी करोगे मतलब होता है ग्रैब, तो आप माउस को मूव करने से कहीं भी मूव होगा। लेकिन अभी हम लोग को पता नहीं चल रहा कि ये जाएगा कहाँ या फिर कहाँ रुकेगा, तो हम लोग पर्टिकुलर एक्सिस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक्स सिलेक्ट करूँ तो ये सिर्फ एक्स एक्सिस में मूव करेगा। सेम अगर मैं वाई सिलेक्ट करता हूँ तो ये सिर्फ वाई एक्सिस में मूव करेगा, और जेड सिलेक्ट करने पर ये सिर्फ जेड एक्सिस पे मूव करेगा। सेम रहता है स्केल के लिए भी। अगर हम लोग एस प्रेस करते हैं तो ये नॉर्मली ओवरऑल स्केल होगा, लेकिन अगर मैं कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन इसको दे दूं तो सिर्फ ये उस डायरेक्शन में स्केल होगा। तो ऑब्जेक्ट मोड में हम लोग ये सारी चीज कर सकते हैं। और रोटेट के लिए भी है। अगर आप आर करते हो तो उससे रोटेट होता है, और इसमें भी आप डायरेक्शन ले सकते हो कि किधर से रोटेट करना है, एक्स वाई और जेड। और जितना रोटेट करके आप छोड़ दो उतना में रह जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास व्यूज, जो कि इधर आपको मिलेगा। सबसे पहला आता है वायरफ्रेम व्यू। अगर हम लोग वायरफ्रेम व्यू लेते हैं तो हम लोग को बस एजेस दिखाई देंगे जो भी ऑब्जेक्ट हमारा एडेड है। सेकंड रहता है नॉर्मल व्यू पोर्ट शेडिंग, जिसमें हम लोग को मटेरियल दिखाई देगा सॉलिड फॉर्म में, कोई भी कलर नहीं, बस ग्रे दिखाई देगा। थर्ड रहता है हमारा मटेरियल मोड, या फिर इसको बोलते हैं मटेरियल प्रीव्यू मोड। अगर हम लोग इसमें ऑलरेडी कोई कलर असाइन कर रखे हैं तो वो दिखाई देगा। जब भी हम लोग कोई कलर असाइन नहीं करते तो ये व्हाइट दिखाई देता है, तो यहाँ पे व्हाइट दिखाई दे रहा है। और आखिरी रहता है रेंडर्ड व्यू। रेंडर्ड व्यू हम लोग को शो करता है कि जब हमारा प्रोजेक्ट फाइनली रेंडर होगा तो उस केस में ये कैसे दिखने वाला है। तो इसलिए हम लोग को लाइटिंग सेटअप और हमारा जो सीन सेटअप है वो करना पड़ता है, तब जाके आप प्रॉपर को देख पाओगे। अभी अगर मैं कैमरा व्यू में आऊँ तो ये रेंडर होने के बाद कुछ इस तरह दिखाई देगा। इस साइड में ब्लैक रहेगा और इधर में व्हाइट रहेगा, क्योंकि हमारे पास अभी एक लाइट है जो कि ट्यूब के फ्रंट की तरफ है, तो इस साइड को लाइट नहीं कर पा रहा तो ये ब्लैक आ रहा है। बाकी जहाँ पे इसका लाइट गिर रहा है वहां पे व्हाइट आ रहा है। ये रहता है बेसिक ओवरव्यू ब्लेंडर का। अब नेक्स्ट आते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, जो कि रहता है 3D मॉडलिंग। क्योंकि हम लोग ब्लेंडर में पहले तो एनिमेट करने के लिए हम लोग को अपना मॉडल्स बनाना पड़ेगा, या फिर आप बोल सकते हो प्रोडक्ट्स को डिजाइन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास जो रहता है ऑप्शन वो आपको मिल जाएगा इधर, ऑब्जेक्ट मोड। अगर आप ऑब्जेक्ट मोड में क्लिक करो तो इसमें और भी मोड्स रहते हैं, जैसे एडिट मोड है, स्लप मोड है, वर्टेक्स, वेट और टेक्सचर, जिसका सबका अलग अलग फंक्शन रहता है। तो कोई भी अगर आपको 3D मॉडलिंग करना है तो उसके लिए यूज होता है एडिट मोड, जो कि आप या तो यहाँ से ड्रॉप डाउन से एडिट मोड ले सकते हो, और जिसको क्लिक करते हैं यहाँ के टूल्स आपको और भी चेंजेस होते हुए नीचे मिल जाएंगे बहुत सारे। और फिर हम लोग शॉर्टकट्स का यूज करने वाले हैं, इस टूल्स को मेनली हम लोग यूज नहीं करते। एडिट मोड में हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को एडिट कर सकते हैं, और एडिट करने का तीन तरीका रहता है। एक रहता है वर्टेक्स मोड, जिसमें हम लोग सिंगल वर्टेक्स सिलेक्ट करके उसको पोजीशन, स्केल या रोटेशन चेंज कर पाएंगे, जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट मोड में कर लेते हैं। अगर मैं ये वर्टेक्स सिलेक्ट करूँ और जी प्रेस करूँ तो अब मैं इस पर्टिकुलर वर्टेक्स को मूव कर सकता हूँ। वैसे ही हम लोग एज मोड में भी कर सकते हैं। अगर आप पर्टिकुलर एज को सिलेक्ट करो तो आप उस एज को मूव कर सकते हो, या फिर अगर हम लोग फेस मोड में काम कर रहे हैं तो हम लोग फेस सिलेक्ट करके फेस को मूव या रोटेट या स्केल कर सकते हैं। तो एडिट मोड में इस तरह से यूज होने वाला है। इस कोर्स में हम लोग 3 या 4 मॉडल बनाने वाले हैं। एक रहेगा लाइट हाउस, एक रहेगा नॉर्मल हाउस, और एक ओशियन, जिसके थ्रू से हम लोग डिफरेंट मॉडिफायर्स को सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं जितने भी एलिमेंट्स हमारे यहाँ दिख रहे हैं उसको डिलीट कर देता हूँ। तो हम लोग को रिटर्न आना है ऑब्जेक्ट मोड। अगर आपको स्विच करना रहेगा ऑब्जेक्ट मोड और एडिट मोड के बीच तो आप टैब ऑप्शन भी यूज कर सकते हो, जो कि ईजी रहता है। सारे ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के लिए जो शॉर्टकट यूज होता है वो है ए। तो आपको ए सिलेक्ट करना है और फिर कर देना है डिलीट, जिससे हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिलीट हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा कुछ बेसिक चीज। अब सेकंड पे मूव करते हैं, जो कि मॉडलिंग और एक प्रॉपर मॉडल हम लोग बनाते हैं, जो कि हमारे आगे के स्टेप्स में काम आएगा। इसलिए मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ लाइट हाउस से, ताकि आपको बेसिक एडिटिंग टूल सारा बता दूं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को एक ऑब्जेक्ट ऐड करना रहेगा। जब भी आपको कोई नया ऑब्जेक्ट ऐड करना रहता है उसके लिए शॉर्टकट है शिफ्ट और ए। शिफ्ट ए लेने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, मैश, कर्व, सरफेस। तो इसमें से हम लोग यूज करने वाले हैं मैश, और एक ले लेंगे मैश। मैं एक लो पॉली बना रहा हूँ, और क्योंकि अभी हमारे पास लाइट नहीं है तो रेंडर व्यू में जाने से आपको इस तरह से ब्लैक दिखाई देगा। तो हम लोग जब मॉडलिंग कर रहे हैं तो आपको नॉर्मल व्यू पे रखना है, जो कि होता है हमारा नॉर्मल मटेरियल व्यू।
आपको इसको मूव कर देना है ऊपर थोड़ा सा, ताकि हमारे एक्सिस से एक सबसे अलाइन रहे। और हम लोग इसको स्केल करेंगे ओनली ऑन जेड एक्सिस, और फिर इसको फिर से अलाइन कर देंगे ऊपर के साथ। तो और एक शॉर्टकट हम लोग देखते हैं, 3 व्यू मोड्स हमारे पास रहते हैं, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू। फ्रंट व्यू के लिए वो यूज होता है 1 नंबरपेड वाला, साइड व्यू के लिए होता है 3, और टॉप व्यू के लिए होता है 7। तो आप व्यू मोड को डायरेक्टली अगर स्विच करना रहेगा तो स्विच कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं फ्रंट व्यू लेता हूँ और इसको स्केल करके इस तरह से यहाँ रख देता हूँ, ताकि नीचे से अलाइन रहे। अभी हम लोग को इसको चेंजेस करने के लिए आना रहेगा एडिट मोड में, तो हम लोग को प्रेस करना है टैब, और फिर लेना है फेस मोड, क्योंकि मैं फेसेस में काम करना चाहता हूँ। फिर हम लोग नीचे वाला फेस लेंगे और फिर इसको स्केल कर देंगे, तो ये उस तरह से बनेगा। और ऊपर वाला फेस भी सिलेक्ट करके हल्का सा इसको स्केल कर देता हूँ, जो कि हमारे लाइट हाउस का बेस का काम करेगा। तो ये हुई हमारा बेस मॉडल। अब नेक्स्ट हम लोग सीखने वाले हैं एक्सट्रूड कैसे किया जाता है। तो अभी मैं चाहता हूँ कि ये जो प्लेन है थोड़ा सा एक्सट्रूड हो, जहाँ पे हम लोग एक सरफेस बनाएंगे। एक्सट्रूड के लिए हम लोग यूज करते हैं ई। मोस्टली ये काम आता है अगर आपको कोई फेस को या फिर एजेस को एक्सटेंड करना है तब। और अगर नहीं करना है एक्सटेंड, बस आप डुप्लीकेट करना चाहते हो, तब भी सिंगल क्लिक करके इसको रख सकते हो। और फिर अगर स्केल करोगे तो एक्सट्रूड होकर स्केल हो रहा है, मतलब दोनों फेस एक दूसरे के ऊपर है और एक्सट्रूड हुए हैं। अभी मैं फिर से एक्सट्रूड करके थोड़ा सा ऊपर ले सकता हूँ, जिससे मेरा एक प्लेन बनेगा। इसके बाद फिर से हम लोग अगर फेस के अंदर और एक फेस डालना रहेगा तो उसको बोला जाता है इन सेट, जो कि आपको यहाँ भी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जो हमने यूज कर रहे हैं, ताकि हम लोग अभी शॉर्टकट से ही करेंगे। तो इंसर्ट के लिए जो शॉर्टकट यूज होता है वो रहता है आई। आपको आई प्रेस करना है और इस तरह से इसको थोड़ा सा अंदर ले लें। और अभी मैं कुछ भी नहीं करने वाला, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे बार्स बनाने हैं। और अभी मैं कुछ नहीं करूंगा। तो हम लोग क्या करना है, अगर आपको कोई भी फेस डुप्लीकेट करना रहेगा तो आप यूज कर सकते हो शिफ्ट और डी। तो हम लोग इस फेस को डुप्लीकेट करेंगे और फिर इसको जेड एक्सिस में मूव करेंगे, जिससे इस तरह से ऊपर आ जाएगा। और फिर से इसको स्केल करना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसका और इसका जो साइज है डिफरेंट रहे, तो हम इसको स्केल करेंगे और नीचे वाले के बराबर ले आएंगे। और फिर से इसको एक्सट्रूड करना है, क्योंकि ये फिर से मोटा रहेगा। अब इंसर्ट करना है जितना आप चाहो, एक्सट्रूड। ये हम लोग टॉप बना रहे हैं, आप जिस डिजाइन का चाहो उस डिजाइन का बना सकते हो। तो अगर मैं नॉर्मल व्यू में जाऊं जो कि ऑब्जेक्ट मोड, तो आपको इस तरह से बना हुआ दिखाई देगा। अब अगर ऊपर वाले जो शार्प है उसको अगर आपको कर्व करना है तो हम लोग और एक यूज कर सकते हैं ऑप्शन, जो कि होता है बेबल। उसके लिए आपको यूज करना रहेगा कंट्रोल बी। बेबल क्या करता है, हमारे जितने भी एजेस हैं उसको स्मूथ करने में या फिर स्लोपिंग करने में हेल्प करता है। तो अगर मैं कंट्रोल बी लूँ और अपने माउस को ड्रैग करूँ, तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे 2 एडिशनल एजेस बढ़ रहे हैं। अगर आप चाहो नंबर ऑफ लाइंस बढ़ा सकते हो ताकि ये और स्मूथ हो, तो उस तरह से आपको खींचना है और उसके बाद स्क्रॉल अप करना है माउस, जिससे आपका लाइंस बढ़ेगा और जो कॉर्नर्स हैं वो और ज्यादा स्मूथ हो जाएंगे। तो ये रहता है बेबल। बाकी हम लोग अगर इसको और स्मूथ करना चाहते हैं तो हम लोग वो भी यूज कर सकते हैं, शेड स्मूथ। तो ये कुछ इस तरह से बन गया। अगर मैं ऑब्जेक्ट मोड में जाऊँ तो आपको यहाँ पे लाइंस दिखाई देंगे, इसको हम लोग फिक्स कर सकते हैं। आपको बस इस पर राइट क्लिक करना रहेगा और करना रहेगा शेड ऑटो स्मूथ, जिससे ये सारे प्लेन हो जाएंगे। अभी फिर भी प्रॉपर प्लेन हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी अभी के लिए चल जाएगा, क्योंकि वो हमारे मेजर फोकस नहीं है। अभी फिर से आते हैं एडिट मोड और कुछ शॉर्टकट्स देखते हैं। और एक ऑप्शन जो आपको बहुत ज़्यादा काम आता है वो रहता है लूप कट। क्योंकि लाइट हाउस में हम लोग को अलग अलग यहाँ पे ब्रिक वॉल्स लगाने हैं, तो हम लोग लूप कट यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको लेना रहेगा कंट्रोल आर। और जैसे आप कंट्रोल आर प्रेस करोगे तो आपको दिखाई देगा बीच में एक येलो टाइप का लाइन बन रहा है, मतलब जहाँ पे वो लाइन बन रहा है वहाँ पे हमारा जो मैच है कट होने वाला है। अगर आपको और भी बढ़ाने हैं डिविजन्स, तो आप स्क्रॉल अप कर सकते हो, जिससे डिवीजन बढ़ेगा, और स्क्रॉल डाउन करने से कम तक। मैं चाहता हूँ 5 डिविजन्स, तो मैं 4 बार स्क्रॉल अप करूंगा और फिर सिंगल क्लिक करूंगा। सिंगल क्लिक करने के बाद जो हम लोग लूप कट लगाए हैं, अगर आपको पोजीशन चेंज करना है तो आप मूव भी कर सकते हो, और अगर नहीं करना है तो आप और एक बार क्लिक कर दो,
तो ये वहीं का वहीं रह जाएगा। तो ये हमारे हो गए लूप कट, और ये अलग अलग फेसेस में कन्वर्ट हो गया। अभी नेक्स्ट काम करते हैं, यहाँ पे पिलर्स बनाना था हमें, जिसके लिए हम लोग और एक चीज सीखेंगे मॉडलिंग का, जो कि होता है सब डिवीजन। अगर हम लोगों को कोई फेस एज डिवाइड करना है, वर्टेक्स से डिवाइड नहीं हो सकता, तो अगर आपको फेसेस या फिर एजेस को डिवाइड करना है, तो आप राइट क्लिक कर सकते हो और सब डिवाइड क्लिक कर सकते हो, जिससे क्या होगा, वो इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अगर एज है तो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, फेस है तो 4 पार्ट्स। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ 4 होगा, नीचे हमारे पास और एक ऑप्शन आता है सब डिवाइड का, इसको अगर हम लोग ओपन करेंगे तो हम नंबर ऑफ फेसेस बढ़ा भी सकते हो। तो फिलहाल मेरे को 5 लेने हैं। अब हम लोग पिलर बनाने वाले हैं, जिसके लिए मैं ये गैप क्रिएट किया था। तो पिलर बनाने के लिए आपको फेस मोड में ये कॉर्नर को सिलेक्ट करना है, और अगर आप शिफ्ट होल्ड करके रखो तो आप मल्टीपल चीजों को फिलर एक साथ कर सकते हो। तो आपको इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है और एक्सट्रूड करना है इसको जेड एक्सिस पे, और ऊपर एक साथ चिपका देना। तो ये हमारे पिलर्स रेडी हो गए। अभी हम लोग यहाँ पे लाइट लगा सकते हैं एक छोटा सा, जिसके बाद हमारा ये वाला मॉडलिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें और एक चीज सीखने का ये है, अगर हम लोग लाइट लगाना चाहते हैं तो हम लोग के पास दो तरीका है। या तो हम लोग यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट मोड, या फिर यूज कर सकते हैं एडिट मोड। अगर मैं ऑब्जेक्ट मोड में जाके कोई भी नया मैश ऐड करता हूँ शेप, तो वो सेपरेट ऑब्जेक्ट यहाँ पे आउटलाइनर में बनेगा। लेकिन हमारे पास ऐड करने का ऑप्शन एडिट मोड में भी रहता है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं कोई भी चीज, तो वो सिंगल मैश में रहेगा। तो अभी मैं चाहता हूँ कि मेरा जो जितना भी ऑब्जेक्ट है वो सब सिंगल मैश में रहे, तो मैं एडिट मोड में जाके ऐड करूंगा। और आप देख सकते हो जैसे हमारे पास ऑब्जेक्ट मोड में बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, इसमें सिर्फ आपको मैश ऑप्शन ही मिलेगा, बाकी ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो अभी हम लोग को वैसे रिक्वायर्ड भी नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं यूवी स्पेयर। और ये अभी दिख नहीं रहा क्योंकि नीचे है, तो इसको हमें ऊपर लाना रहेगा। तो आपको प्रेस करना है जी और जेड। और जब भी आप कोई मैश ऐड करते हो तो उसका प्रॉपर्टीज यहाँ पे खुलता है। अगर आपको कोई चेंजेस करना है तो कर सकते हो, नहीं करना है तो इसको इग्नोर कर दो। तो अभी हम लोग इसको ऊपर ले आते हैं, और थोड़ा सा स्केल भी इसका मैं छोटा करूंगा। तो इसको रोटेट कर देंगे। रोटेट क्यों कर रहे हैं वो आपको पता चल जाएगा जब हम लोग इसका मेटेरियल अलाइन करेंगे। को रोटेट करना है एक्स एक्सिस में 90 डिग्री। और फिर अगर हम लोग चाहते हैं कि ऐसे हवा में उड़ता हुआ ना दिखे, नीचे इसका स्टैंड कुछ रहे, तो हम लोग इसलिए क्या कर सकते हैं, इसके नीचे एक पिलर जैसा बना सकते हैं। या फिर जो हमारे बीच के फेसेस हैं उसको सिलेक्ट करके, अगर लूप टूल्स ले लूँ, आप अगर आप लाइट क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा लूप टूल। हम लोग बहुत सारे एड ऑन यूज करने वाले हैं इस कोर्स के अंदर, जो कि आपको फ्री में मिल जाएगा, तो ये आपको डाउनलोड कर लेना। तो पहले तो मैं इसको सब डिवाइड करता हूँ एक बार, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा नहीं चाहता हूँ, मैं फिर पिछले 4 को सिलेक्ट करना चाहता हूँ। और फिर हम लोग करेंगे लूप थ्रू और सर्कल, जिससे सर्कुलर टाइप का शेप बनता है। हालांकि प्रॉपर नहीं बना है क्योंकि सब डिवीजन कम है, जितना ज़्यादा सब डिवीजन रहता है उतना स्मूथ बनता है। लेकिन मेरे लिए अभी इनफ है, तो मैं इसको एक्सट्रूड करूंगा और ऊपर के साथ चिपका दूंगा, ताकि मेरा जो बॉल है हवा में उड़ता हुआ ना रहे। लेकिन अभी आप देख सकते हो कि स्मूथ नहीं हुआ, तो हम लोग फिर से क्लिक करना रहेगा, राइट क्लिक और करना रहेगा फिर ऑटो स्मूथ, ताकि ये प्रॉपर दिखाई दे। अगर फिर भी नहीं हो रहा है, आपका थोड़ा डिफॉर्म हो रहा है, तो आपको चेक करना पड़ता है सेटिंग, या फिर आप रिस्टार्ट कर सकते हो एक बार ब्लेंडर। और यहाँ पे एंगल भी बढ़ाया जा सकता है, जिससे ये और स्मूथ हो जाएगा। तो अभी हम लोग फिर से एडिट मोड में आते हैं, और क्योंकि मैं बताया ये लाइट के लिए हम लोग बना रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा हम लोग चेंजेस करेंगे। पहले आपको अंदर के फेस सिलेक्ट करना है। अगर आपको सिलेक्शन बढ़ाना रहता है तो आप प्रेस कर सकते हो कंट्रोल प्लस, जिससे इसके आसपास की जितने भी फेसेस है वो भी सिलेक्ट हो जाएंगे एक साथ। तो मेरे को इतना चाहिए, और फिर इसको एक्सट्रूड कर दूंगा मैं अंदर तरफ। तो इस तरह से इसको एक्सट्रूड कर देना। अब ये इतना मैं शार्प नहीं चाहता, इसका बाहर का बाउंड्री, तो हम लोग आ सकते हैं एज मोड में। और फिर जब भी आपको लूप सिलेक्ट करना रहता है, मतलब जितने भी लिंक जैसे अगर एक साथ सिलेक्ट करना है, तो आप ऑल्ट प्रेस कर सकते हो और फिर क्लिक करोगे तो सारे के सारे सिलेक्ट हो जाए, और उसको कर देना बेबल। और फिर जितने एजेस चाहिए, या फिर आपको जितना स्मूथ करना है, एजेस को बढ़ा के आप एजेस को स्मूथ कर सकते हो। तो इस तरह से हमारा लाइट भी बन गया। तो ये रहता है एक बेसिक मॉडलिंग। इसको हम लोग सेव कर देते हैं।
ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो तो ये हमारे पास सेव्ड रहे। तो आई होप आपको ये समझ में आया रहेगा। अभी हम लोग नेक्स्ट और भी कुछ चीज मॉडल करने वाले हैं, क्योंकि तो हम लोग सिंपल मॉडलिंग किए। अभी हम लोग सीखेंगे कि मॉडिफायर्स को कैसे यूज किया जाता है मॉडलिंग के टाइम। तो वो करते हैं। तो इसके लिए मैं और एक चीज बनाने वाला हूँ, एक बाउंड्री बनाऊंगा। लेकिन उससे पहले, क्योंकि हम लोग बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को एक साथ लाने वाले हैं, तो आपको क्या करना रहेगा, हमेशा अपने चीजों को ऑर्गेनाइज रखना पड़ेगा। ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको क्या करना है, आउटलाइनर में आना है और जो भी ऑब्जेक्ट आप बनाते जा रहे हो उसको नेम देते जाओ। जैसे इसका नाम है लाइट हाउस, ताकि आपको बाद में ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम उसको लाइट हाउस नाम देते हैं, उसको अभी मिडिल वाले सीन से रिमूव कर देते हैं, ताकि हम लोग मिडिल में नया चीज ऐड कर पाए। तो अभी हम लोग मॉडिफायर सीखेंगे। इसके लिए मैं बनाने वाला हूँ एक घर। तो सबसे पहले मैं ऐड करूंगा एक क्यूब अगेन, और उसका साइज रिक्वायरमेंट का चेंज कर देते हैं, क्योंकि हमारा घर थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, राइट हाउस जैसा। और कभी आप चेक कर सकते हो कि ये जैसे अलाइंड रहे। और फिर क्योंकि इतना चौड़ा तो नहीं रहता, स्क्वायर शेप में नहीं रहता, रेक्टेंगल रहता है, तो हम लोग इसको स्केल कर देते हैं वाई से थोड़ा सा कम। और मैं एडिट मोड में जाकर इसका हाइट भी थोड़ा कम कर देता हूँ। तो ये हमारा बेस रहेगा। अब हम लोग को छत बनाना है, जो कि आप देखे रहोगे नॉर्मल घर में स्लोपिंग रहता है। तो हम लोग कर सकते हैं शिफ्ट डी और फेस को डुप्लीकेट कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली यूज नहीं कर रहा, इसका एक रीजन है, बताऊंगा। और आपको एस्केप करना है। इसके बाद हम लोग को एज मोड में आके दो एजेस सिलेक्ट करने रहेंगे, ये वाला और वाला, जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है। फिर राइट क्लिक करके करना है सब डिवाइड। और फिर इस एज को सिलेक्ट करके आपको इसको ग्रैब करना है, मतलब जी और जेड, और ऊपर खींचना है। इससे क्या होगा, हमारे पास एक तरह का स्लोपिंग बन जाएगा। अब अगर चाहें तो हम लोग इसमें जो होल दिख रहा है उसको फिल कर सकते हैं। तो आपको शिफ्ट प्रेस करके तीनों एजेस को सिलेक्ट करना है और फिर क्लिक करना है एफ। एफ का फुल फॉर्म होता है फिल। अगर आप दो वर्टेक्स सिलेक्ट कर रहे हो और एफ कर रहे हो तो वो एज को फिल करेगा, और अगर हम लोग एजेस सिलेक्ट कर रहे हैं और फिल कर रहे हैं तो वो फेसेस को फिल करता है। तो हमारा घर का एक बेस बन गया। अभी छत के लिए हम लोग दो मॉडिफायर यूज करेंगे, एक रहेगा हमारा मिरर मॉडिफायर और एक रहेगा अरे मॉडिफायर। तो देखते हैं कैसे यूज करता है। इसके लिए भी सेम, हम लोग एडिट मोड से हट जाते हैं और अभी मैं यूज करने वाला ऑब्जेक्ट मोड, ताकि मैं छत को ऐड कर सकूं। तो मेरे को फिर से और एक क्यूब रिक्वायर्ड रहेगा, इसको मैं ऊपर ले आता हूँ यहाँ तक। और थोड़ा सा मेरे को छोटा चाहिए, तो छोटा करते हैं। और फिर इसको स्केल करेंगे ओनली एक्सेस पे, कुछ इतना। और मैं चाहता हूँ यही वाला जो शेप है, एक पैटर्न बन के ऐसे नीचे नीचे आ जाए दोनों तरफ। तो उसके लिए हम लोग मॉडिफायर यूज कर सकते हैं डुप्लीकेट करने की जगह। इससे पहले आप एक बार नाम दे दो हाउस को और यहाँ पे लिख दो रूफ। अभी हम लोग यूज करेंगे मॉडिफायर, ताकि हम लोग ये पैटर्न को क्रिएट कर सकें। तो आपको आना है मॉडिफायर्स के लिए ये वाला टैब, यहाँ पे मॉडिफायर्स रहता है। और ढेर सारे मॉडिफायर मिलेंगे, एक साथ सब कुछ सीखना जरूरी नहीं है। हम लोग जो रेगुलर यूज होते हैं वही वाले मॉडिफायर सीखेंगे। तो आपको यहाँ से लेना है अरे। अरे क्या करता है, हमारा जो भी मैच सेलेक्ट है उसका डुप्लीकेट कॉपीज बनाता है। जैसे कि अभी मेरा ये स्टेप था, तो यहाँ पे ये डुप्लीकेट और एक बना दिया एक्स पे, क्योंकि अभी फैक्टर एक्स में है। अगर मैं फिर जीरो कर दूँ तो हट जाएगा। तो मुझे एक्स में नहीं चाहिए, मेरे को एक्चुअली वाई और जेड में चाहिए। तो वाई में लूँ तो आपको दिखाई देगा यहाँ और एक बन गया। लेकिन मेरे को ऐसा नहीं चाहिए ऊपर तरफ, मेरे को चाहिए थोड़ा नीचे, तो हम लोग जेड को एडजस्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो मुझे इस तरह से चाहिए, और दो नहीं और भी चाहिए, तो आप यहाँ से नंबर्स को बढ़ा सकते हो। ये इस तरह से बन जाएगा। तो मुझे टोटल 5 चाहिए, तो ये बन गया एक सेट का। इसके बाद अगर आप अप्लाई कर दो तो ये सिंगल मैच में कन्वर्ट हो जाता है, इसको लोग एडिट भी कर सकते हैं। अब सेम मेरे को क्रिएट करना है इस तरफ भी, लेकिन हम लोग फिर से अरे मॉडिफायर या फिर डुप्लीकेट नहीं करेंगे, हम लोग और एक मॉडिफायर यूज करेंगे, मिरर मॉडिफायर। मिरर मॉडिफायर यूज करने से पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये ऑरिजिन पॉइंट के हिसाब से इसको कट करना पड़ेगा। तो जो मेरा टॉप वाला रेक्टेंगल है, मेरे को उसको कट करके आधा करना रहेगा, ताकि मिरर मॉडिफायर अप्लाई करने से आधा अपने आप जनरेट हो जाए। इसलिए हम लोग एडिट मोड में आके लूप कट ले सकते हैं, कंट्रोल आर, और फिर इसको वर्टिकली कट कर सकते हैं।
आपको इस तरह से सिलेक्ट करना है लुक कट और फिर जाना वाई फ्रेम मोड, फ्रंट व्यू में आ जाओ और ये वाला जो हिस्सा है इसमें से हम लोग को लेना रहेगा वर्टेक्स मोड और इन वर्टेक्स को डिलीट कर देना, डिलीट लो और कर दो वर्टिसेस। अगर हम लोग फिर से सॉलिड व्यू में आ जाए तो आपको इस तरह से दिखाई देगा हमारा घर। तो ये कुछ इस तरह से बना है। तो इस तरह को फिर से बनाने के लिए इधर भी फिर से हम लोग को ये सिलेक्ट करना है, मॉडिफायर लेना है और एड मॉडिफायर में हम लोग को लेना रहेगा जेनरेट और मिरर। लेकिन मुझे चाहिए वाई क्योंकि मेरा जो घर है वो वाई एक्सिस पे अलाइंड है, तो हम लोग लेंगे वाई। जैसे ही वाई पे मैं क्लिक करूँ आपको दिखाई देगा कि जो शेप हमारे लेफ्ट में बना हुआ था वो राइट में भी बन गया। तो इस तरह से ये काम करता है और शो कर देते हैं प्लेन। तो ये अगेन एक सिंगल मैच में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे दो मॉडिफायर। अभी हम लोग देखते हैं खिड़की कैसे बनाना है। इसके थ्रू से हम लोग यूं ही ऑर्बिटिंग को सीखेंगे। तो इसलिए मैं और एक मैश ऐड करूंगा, शिफ्ट पे क्लिक करके और यहाँ से मैश में लेना है एक क्यूब और फिर इसको भी बाहर ले आना है थोड़ा सा ऊपर करके और यहाँ लगा देना। लेकिन इतना बड़ा नहीं चाहिए तो स्केल कर देते हैं वाई की तरफ छोटा। अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट को स्नैप करना है मतलब चिपकाना है दूसरे फेसेस से, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक खिड़की इसके फेस से वॉल से चिपका रहे, तो हम लोग यूज कर सकते हैं स्नैपिंग, जो कि आपको ऑप्शन यहाँ मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शन है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले रहता है हमारा नेविगेशन वाला, जिसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ओरिएंटेशन। अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं जो भी ऑब्जेक्ट्स मूव करने के लिए या फिर रोटेट करने के लिए वो हम लोग ग्लोबल वाला एक्सिस यूज कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी हमारा लाइन ड्रॉ है उसके हिसाब से, जिसको बोला जाता है ग्लोबल। लेकिन हर एक ऑब्जेक्ट का अपना खुद का एक्सिस भी रहता है जिसको बोलते हैं लोकल। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर मैं इस वाले खिड़की को थोड़ा सा रोटेट कर दूं टेढ़ा, तो सर ग्लोबल एक्सिस अभी भी इसमें अलाइंड है, लेकिन अगर मैं यहाँ से ले लूँ गीजमोस तो आपको दिखाई देगा ये अभी भी अलाइंड है हमारे वर्ल्ड एक्सिस से। लेकिन जैसे ही मैं ग्लोबल से चेंज करके लोकल कर दूं आपको दिखाई देगा इसके गीजमोस का डायरेक्शन चेंज हो गया, जो कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का नॉर्मल डायरेक्शन है मूव करने के बाद या फिर रोटेट करने के बाद। वैसे ही और भी डायरेक्शन रहता है, नॉर्मल रहता है मतलब 90 डिग्री, गिम्बल रहता है, व्यूअर रहता है। ज़्यादातर हम लोग ग्लोबल और लोकल यूज करते हैं, बाकी काम नहीं आता। तो ये जो रहता है ओरिएंटेशन चेंज उसके लिए काम आता है। तो अभी हम लोग इसको हटा देते हैं, नॉर्मल कर देते हैं जिससे पहले था। और सेकंड में रहता है ये, इससे हम लोग पाइवट पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं कि जब भी हम लोग कोई चीज़ मूव कर रोटेट करें तो कौन सा पॉइंट से मूव होगा। बाय डिफॉल्ट ये रहता है मीडियम पॉइंट में, बाकी कभी कभी हम लोग को 3D कर्सर, बाउंडिंग बॉक्स ये सारे भी काम आते हैं। और थर्ड में रहता है स्नैपिंग, जैसे कि हम लोग इसको अभी यूज करने वाले हैं। स्नैपिंग क्या करता है, दो ऑब्जेक्ट को आपस में अलाइन करने में काम आता है। या तो स्नैप इंक्रीमेंट कर सकते हो जिसमें ये ग्रिड के हिसाब से मूव करेगा, या फिर ग्रिड कर सकते हो वर्टेक्स एज फेस। तो अभी मेरे को चाहिए फेस, तो मैं फेस लूंगा और ये मैग्नेट को ऑन कर दूंगा। तो अभी हमारा स्नैपिंग मोड ऑन है। अब मैं अगर जी और वाई करता हूँ तो आपको दिखाई देगा एक छोटा सा यहाँ पे मेरे कर्सर के बाहर और एक एरो टाइप का बन रहा है ऑरेंज कलर में, जो कि हम लोग को स्नैपिंग में हेल्प करता है। तो अभी मैं अगर इस तरह से रखूँ ये फेस के साथ स्नैप हो जाएगा। तो स्नैपिंग इसलिए काम आता है। तो ये स्नैप तो हो गया, लेकिन हम लोग को थोड़ा सा डिजाइन करना है हमारे विंडो में। तो आ जाते हैं एडिट मोड और इसके फ्रंट वाले फेस को सिलेक्ट करते हैं। मैं इतना मोटा नहीं चाहता, थोड़ा सा अंदर कर दूंगा इतना। इसके बाद हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं इस तरह से और स्केल कर सकते हैं एक्सेस से, ताकि इसके जो बॉर्डर्स हैं चारों तरफ इक्वल थिकनेस में रहे। फिर इसके बाद आपको इसके टॉप और बॉटम में जिसको सिलेक्ट करना है, ये वाला और ये वाला, आपको कर देना है सब डिवाइड और लेना है डिविजन क्यू। इतना ही ना रहेगा, हम लोग 3 कांच लगाने वाले हैं। फिर आपको इन दोनों को सिलेक्ट करना है, जो कि हम लोग पहले बेबल सीखे थे जो कि स्मूथ करने के लिए काम आता है। लेकिन अगर आप हम लोग प्लेन सरफेस ले रहे हैं जहाँ पे स्मूथनिंग का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, उस केस में बेबल क्या काम आता है, हमारे एजेस को इक्वली स्प्लिट करने में काम आता है। तो अभी अगर मैं बेबल क्लिक करता हूँ और ड्रैग करता हूँ आपको दिखाई देगा यहाँ पे नए एजेस बन गए 2 और ड्रैग करके मैं इनको मोटा भी कर सकता हूँ और स्क्रॉल डाउन करने से इसके नंबर्स कम हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग 2 बना लेंगे। अब क्योंकि ग्लास थोड़े से पीछे रहते हैं तो हम लोग इन तीनों फेसेस को सिलेक्ट करने वाले हैं। ई और वाई प्रेस करना है क्योंकि हम लोग को एक्सट्रूड करना रहेगा अंदर तरफ। तो आपको ई और वाई प्रेस करना है और अंदर कर देंगे। तो ये हमारा विंडो भी रेडी हो गया। जब भी हम लोग इस तरह का कुछ गैप्स बना रहे हैं तो आप और एक चीज कर सकते हो, यहाँ पे आओ नीचे ड्रॉप डाउन लो और यहाँ पे कैविटी को ऑन कर सकते हो। हमारे जितने भी होल वाले एजेस हैं वो क्लियरली दिखाई देते हैं।
तो इस तरह से खिड़की आपको क्लियरली दिखाई देगा। आप चाहो तो विंडो और भी ऐड कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए मैं एक ही यूज़ करने वाला हूँ। और आगे हम लोग और एक डोर लगा देते हैं, सिंपल सा। उसमें भी हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे डिज़ाइनिंग के लिए। तो अगेन मैं एक ले लेता हूँ क्यूब और इसको फ्रंट में ले आता हूँ, और फिर व्यू को हम लोग चेंज करेंगे। व्यू चेंज करने के लिए आप और एक चीज़ भी यूज़ कर सकते हो, डायरेक्टली गिज़मो व्यू पे अगर आप क्लिक करोगे तब भी वो हो जाता है। आपको शॉर्टकट कीबोर्ड यूज़ करना नहीं पड़ेगा। तो मेरे को चाहिए इस पोजीशन में, और ये भी पतला ही रहेगा। इसको भी हम लोग स्नैप कर सकते हैं इसके साथ, और फिर एडिट मोड में जाके बाकी काम को करना है। तो टॉप पे को सिलेक्ट करके इसको ऊपर कर देते हैं, तो गेट हमारा इतना बड़ा रहेगा, और इसको नॉर्मल कर देते हैं। बाकी से हम लोग मेटल असाइन बाद में करेंगे। तो इस तरह से हमारे दो मॉडल रेडी हैं, और हम लोग उसकी मॉडिफायर्स का भी आइडिया हमें हो गया। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कलर असाइन करना। तो कलर असाइन के लिए हमारे पास तीन मेथड्स हैं जो कि हम लोग इस कोर्स में कंप्लीट सीखने वाले हैं, तीनों मेथड्स। और भी कुछ चीज़ें मेरे को मॉडल करना है, जो कि मैं मॉडल अभी करूंगा। तो सबसे पहले मेरे को एक मॉडल करना है एक तरफ स्टोन। पहले हम लोग मॉडलिंग को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम लोग बाकी चीज़ों को देखेंगे। इसके लिए हमें कोई प्रिसाइज मॉडल नहीं चाहिए। हम लोग यूज़ करने वाले हैं लोकली स्टोन। तो मैं ले लेता हूँ एक मैश, और यहाँ पे ले लूंगा आइकोस्फियर, जो कि इसके अंदर आ गया। और मैं बाहर ले आता हूँ, तो ये आइकोस्फियर बन गया। और फिर हम लोग और एक चीज़ सीखेंगे, प्रोपोर्शनल एडिटिंग। प्रोपोर्शनल एडिटिंग क्या होता है, जैसे कि हम लोग अगर एक पर्टिकुलर वर्टेक्स को सिलेक्ट कर रहे हैं तो सिर्फ वो वर्टेक्स चेंज होता है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि इसके अराउंड आसपास की चीज़ें भी, मैं जितना इसको मूव करूंगा उसके हिसाब से बाकी चीज़ें भी मूव हों, उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं प्रोपोर्शनल एडिटिंग, जो कि ये ऑप्शन रहता है। अगर मैं इसको ऑन कर दूं और आप जी प्रेस करूं तो आपको एक छोटा सा सर्कल दिखाई देगा जो बताता है एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। अगर आपको एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हो। और इस तरह से अगर मैं एक वर्टेक्स को मूव करूंगा तो उसके आसपास के भी जो भी उस सर्कल के अंदर आ रहे हैं वो भी मूव करेंगे। तो प्रोपोर्शनल एडिटिंग इसके लिए काम आता है, और मैं इसी के लिए ये पत्थर को बना रहा हूँ। तो इसलिए हमको ज़्यादा डिजाइनिंग नहीं चाहिए, एक इरेगुलर शेप बना देता है जो कि पत्थर जैसा एक्ट करेगा। और बहुत ज़्यादा शार्प नहीं रखना है मेरे को ये। तो ये हमारा बन गया एक पत्थर। अभी हम लोग काम करने वाले हैं कलरिंग के ऊपर, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे मेटेरियल असाइन करना। तो मेटेरियल असाइन करना सबसे इजी तरीका है कलरिंग का। इसलिए मैं आ जाता हूँ मेटेरियल व्यू में। अभी के लिए मेरे पास कोई भी मेटेरियल नहीं है, तो ये वाइट दिखाई देगा सारा का सारा चीज। तो हम लोग यूज स्टार्ट करेंगे इससे। और ऐसा सिंपल सा कलर है, आपको आना एडिट मोड। आप ऑब्जेक्ट मोड में भी काम कर सकते हो, यहाँ पे आना है मेटेरियल में। अब आप देख सकते ये ब्लैंक है, कोई भी ऐसे मेटेरियल है नहीं। हम लोग मल्टीपल मेटेरियल एक ऑब्जेक्ट के अंदर असाइन कर सकते हैं, और इसलिए हम लोग यूज करते हैं एडिट मोड, ताकि हम लोग डिफरेंट फेसेस को भी डिफरेंट कलर्स दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक रॉ मटेरियल देता हूँ जो कि येलो रहेगा, लाइट येलो, और उसका नाम देता हूँ लाइट हाउस। और स्टार्टिंग में जब आप सिंगल मटेरियल अप्लाई कर रहे हो तो ये पूरे बॉडी में अप्लाई हो जाता है, क्योंकि इसके पास अभी और कोई मटेरियल है नहीं दूसरा रेफरेंस लेने के लिए। तो ये सिंगल मटेरियल को हर जगह अप्लाई कर देगा। लेकिन हम लोग बाद में ऐसा कलर सबका चेंज कर सकते हैं इंडिविजुअली। तो अभी मैं रेड रेड शेप देने कलर देने वाला हूँ उन फेसेस को। तो अगेन अगर आपको लूप में सेलेक्ट करना है तो ऑल्ट प्रेस करके अगर आप सिलेक्ट करोगे तो ये लूप में सेलेक्ट होगा। और मल्टीपल करना है तो आपको शिफ्ट ऑल्ट और अगेन सिलेक्ट करना रहेगा, जिससे ये पूरा सेलेक्ट होगा। तो हम लोग नया कलर असाइन करते हैं, और उसके बाद मैं दूंगा इसको रेड। तो आपको फिर से न्यू मेथड सिलेक्ट करना है, रेड करना है, और असाइन कर देना है। असाइन करते ही दिखाई देगा ये व्हाइट हो गया, क्योंकि अभी मेरा कलर जो सिलेक्टेड है व्हाइट है। लेकिन जैसे ही मैं इसको रेड में चेंज करूंगा तो ये रेड। तो इस तरीके से हम लोग कलर करते हैं। आपको बाकी चीज़ों को भी कलर कर लेना है। अगर एक से बहुत सारी चीज़ सिलेक्ट करना है तो हम लोग वेबसाइट में जाके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग वाटर मोड लेना रहेगा, और इस तरह से पूरा सिलेक्ट करना है। तो मैं पूरे जगह को ब्लैक देना चाहता हूँ। और अगेन मैं आ जाता हूँ फिर से नॉर्मल व्यू। आपको दिखाई देगा कि सारा कुछ सिलेक्ट हो गया है। अब हम लोग यहाँ से लेंगे ब्लैक कलर, और मेटल कलर व्यू में आ जाता हूँ ताकि दिखाई दे कलर कैसे हो रहा है। फिर इसको असाइन करना है, और कलर को चेंज करना है। और आपको जितना चाहिए उतना रख सकते हो, और ये हो गया। बाकी इसमें और भी प्रॉपर्टीज रहता है जो हम लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग को रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए मैं यूज़ नहीं कर रहा।
लेकिन एक बार फिर आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे रहता है मेटलिक प्रॉपर्टी। अगर आपको साइनिंग बना रहा है तो आप मेटलिक ले सकते हो, इससे शाइनी हो जाएगा बहुत ज़्यादा। वैसे ही रफनेस एडजस्ट करने होता है, और आपको रफ करना है, या फिर रफ जीरो कर दो तो पूरा का पूरा ये शाइनी बन जाएगा और रिफ्लेक्शन भी कर पाएगा। तो इस तरीके से हम लोग चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। अब जो लाइट है उसको हम लोग को फ्रंट में व्हाइट कलर देना है, ताकि लाइट दिखाई दे। तो हम लोग को ये पे सिलेक्ट करना रहेगा, और अगेन कंट्रोल प्लस कंट्रोल प्लस कंट्रोल प्लस 3 बार, और फिर एक न्यू कलर लेना है, मतलब मटेरियल लेना है, और फिर इसको नाम दे देना है लाइट। क्योंकि लाइट ग्लो करता है तो हम लोग इसको ग्लो के लिए एमिशन यूज कर सकते हैं, और उसका स्ट्रेंथ उसको जितना रिक्वायर्ड है कर देना। अभी के लिए मैं 5 ले रहा हूँ। इसका इफेक्ट आपको अभी दिखाई नहीं देगा, जब हम लोग कंपोजिटिंग करेंगे तब हम लोग इसमें कुछ इफेक्ट एडिशनल लगाने वाले हैं। तो ये हमारा लाइट हाउस का कलर हो जाए। सेम चीज हम लोग बाकी दोनों के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग को और भी चीजें सीखना है, तो हम लोग अभी यूज करेंगे यूवी अनरैपिंग, और उसके बाद सीखेंगे टेक्सचरिंग, और उसके बाद सीखेंगे शेडिंग। तो सबसे पहले समझते हैं यूवी एडिटिंग के थ्रू से हम लोग कलर कैसे असाइन कर सकते हैं। ये तो नॉर्मल मेटेरियल हुआ। सेकंड मेथड रहता है यूवी। इसके लिए हम लोग यूज करेंगे खिड़की को। तो यूवी एडिटिंग क्या होता है, मैं यूवी एडिटिंग वर्कस्पेस पे आ जाता हूँ। जो हमारे 3D मॉडल्स हैं, उस पर अगर आपको कलर असाइन करना है तो हम लोग को पहले उसको एक फ्लैट सरफेस में चेंज करना रहता है, जिसको बोलते हैं यूवी मैप। तो ये तो मेरा 3D मॉडल है, लेकिन अगर मैं इसको फ्लैट मैप में चेंज करना चाहता हूँ तो उसको हम लोग बोलते हैं यूवी अनरैपिंग। जिसके लिए सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि 3D को अगर 2D में चेंज करना है तो उसको हम लोग को कट करना पड़ेगा नॉर्मली। तो कट करने के लिए हम लोग को मार्क करना रहता है सीम, कि हम लोग कहाँ कहाँ से इसको कट करने वाले हैं। तो अगर आप कोई भी एजेस को सिलेक्ट करोगे और राइट क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा मार्क सीम का। मार्क सीम का मतलब बताया जाता है कि हम लोग यहाँ के थ्रू से इसको कट करना चाहते हैं। कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स में सीम मार्क करना इजी रहता है, जो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, कुछ कुछ में इजी नहीं होता। तो यूवी में इसका भी सॉल्यूशन है। आइदर आप मार्क सीम करके मैनुअली कट कर सकते हो, या फिर अगर आप कटिंग में दिक्कत आ रहा है क्योंकि इसमें शेप्स अजीब है और आपको पता नहीं चलेगा कहाँ कहाँ से कट करना पड़ेगा, तो आप और एक तरीका यूज कर सकते हो। सिलेक्ट ऑल करो और फिर यू क्लिक करो। यू का शॉर्टकट होता है अनरैप के लिए। और फिर आप स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट भी यूज कर सकते हो। इससे क्या होगा, ब्लेंडर अपने आप आपको एक यूवी मैप बना के दे देगा अच्छे से। हम स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट कर दें और फिर अनरैप कर देते हैं, तो ये हमारा यूवी मैप बन के आ गया। और आपको याद रखना है, जब भी आप यूवी मैप जनरेट कर रहे हो उससे पहले आपको एक स्केल अप्लाई करना रहता है। तो हम लोग एक बार नॉर्मल ऑब्जेक्ट मोड में आते हैं, और फिर कंट्रोल ए आपको प्रेस करना रहेगा, जो कि होता है अप्लाई स्केल के लिए। और यहाँ से लेना है रोटेशन एंड स्केल। और फिर से हम लोग एडिट मोड में आते हैं, अगेन सिलेक्ट ऑल करते हैं, और फिर यू लेके मैं इसको फिर से कर दूंगा स्मार्ट यू प्रोजेक्ट। आपको दिखाई देगा ये प्रॉपरली अनरैप हो गया है। अब अगर जानना रहेगा कि मेरा कौन सा फेस क्या है, तो इसके लिए भी इजी तरीका है, आप फेस में जाओ और यहाँ पे फेसेस को सिलेक्ट करो। अब जो जो पोर्शन सिलेक्ट करोगे यहाँ पे दिखा देगा कि वो पोर्शन इस यूवी मैप में कौन सा रिप्रेजेंट करता है। तो मोस्टली मेरे को ज़्यादा कुछ तो कलर्स में चेंज नहीं करना, मेरे को बस रिक्वायर्ड रहेगा जो ग्लासेस है उनको ब्लू करना है, और बाकी एरिया सेम कलर ही रहेगा। तो मेरे को बस ग्लासेस जानना है। तो ये जो 3 फेसेस हैं, अगर मैं सिलेक्ट ऑल करूँ तो ये जो हमारे 3 फेसेस हो गए, ये तीनों ग्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको यूज करना चाहता हूँ तो मेरे को यहाँ पे ग्लास का कलर देना रहेगा, और बाकी जगह मैं जो रखना चाहूँ रख सकता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पे आना है यूवी में, और इसको कर देना है एक्सपोर्ट यूवी लेआउट, जिससे जो हमारा यूवी मैप है वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। एक्सपोर्ट हो जाएगा मतलब अब हम लोग इसको देख पाएंगे, और कोई भी फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जाके इसे नेचुरलाइजेशन कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं यूज करने वाला हूँ अभी के लिए कैनवा। तो हम लोग इस ऑब्जेक्ट को कैनवा में ओपन करते हैं। सबसे पहले मैं अपने कैनवा में आ जाता हूँ, फिर हमारा जो यूवी मैप है उसको अपलोड कर देना है। तो ये रहा मेरा यूवी मैप, जो कि क्यूब नाम से सेव है। इसको मैं अपलोड कर देता हूँ, और फिर मैं इसमें कलर साइन कर सकता हूँ। तो मेरे को ऑलरेडी पता है कि बाकी एरिया मेरा जो है विंडो का बाकी बाउंड्रीज रहेगा, और जो मेरा 3 सेंटर का बड़े बड़े क्यूब्स हैं ये हमारे ग्लासेस रहेंगे। तो मैं बैकग्राउंड दे सकता हूँ, इसमें वुड ले सकता हूँ, यहाँ पे एलिमेंट में जाके वुड, वुड का टेक्सचर मिल जाएगा। खिड़की पे अप्लाई कर सकते हैं, तो बैकग्राउंड में अप्लाई कर देना है। हम लोग परफेक्शन पे नहीं जा रहे, हम लोग सीखने में फोकस कर रहे हैं। और फिर मेरे को चाहिए 3 ठो ग्लास पेन्स।
इसलिए मेरे को कुछ नहीं करना पड़ेगा, मैं सिंपल सा बॉक्सेस लेके इसको कलर दे सकता हूँ। आपको शेप को प्रॉपर्ली अलाइन करना है ताकि ऐसा ना हो कि जब हम लोग यूवी अप्लाई करेंगे तो ये आड़ा टेढ़ा दिखे। तो हम लोग इस तरह से अभी के लिए एक नॉर्मल ग्लास कलर डाल सकते हैं, और फिर आपको इस व्यू में आपको रिमूव कर देना है और इस इमेज को सेव कर देना है। सेव करने के बाद अप्लाई करने के लिए आपको रिटर्न आना है ब्लेंडर में, और फिर अगेन सिलेक्ट ऑल करो ताकि ये इमेज दिखाई दे। यहाँ से लेना है हम लोग को ओपन, और जो हम लोग अभी भी यूवी में सेव किए थे उसको ओपन कर दें। इससे आपको दिखाई देगा ये इस तरह से अप्लाई हो रहा है। और इसको अगर हम लोग को यहाँ पे देखना है तो हम लोग को जाना रहेगा पहले तो मेटेरियल व्यू मोड, और फिर क्योंकि अभी इसमें मेटेरियल असाइन नहीं है, हमने सिर्फ अनरैप किया था लेकिन मेटेरियल असाइन नहीं किए हैं, तो आपको जाना रहेगा मटेरियल, और फिर मेटेरियल लेना है, इसका नाम दे देना है प्रो, और उसको कर देना है असाइन। इसके बाद ये व्हाइट दिख रहा है क्योंकि अगेन हम लोग इमेज स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं ना कि कलर। तो हम लोग को पहले यहाँ बताना रहेगा कि हम लोगों को इमेज स्ट्रक्चर यूज करना है। तो अभी इस येलो कलर पे क्लिक करो और यहाँ से ले लो इमेज टेक्सचर, और फिर यहाँ पे ड्रॉप डाउन में से आपको लेना रहेगा यूवी मैप। जैसे आप यूवी मैप पे क्लिक करोगे आपको दिखाई देगा कि हमारा जो टेक्सचर था वो यहाँ पे अप्लाई हो गया। हमारा जो विंडो था वो लकड़ी का बन गया, और जो बीच वाले एरिया थे वो स्काई कलर में आ गया। तो इस तरह से हम लोग टेक्सचर्स को अप्लाई करते हैं। बाकी घर का और कलरिंग के लिए हम लोग को फिर से नॉर्मल मटेरियल ही अप्लाई करना रहेगा। अभी मैं इसमें कोई भी टेक्सचर देने वाला हूँ नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, अगेन रूफ को सिलेक्ट करते हैं और एक मटेरियल असाइन कर देते हैं रूफ से देके, और उसको भी मैं कोई कलर दे देता हूँ लाइक ऑरेंज, थोड़ा सा डार्क, और जिसके और भी बचे हुए हिस्से हैं इसको भी हम लोग कलर दे देते हैं, क्योंकि ये फेस और ये फेस। बाकी में हम लोग कुछ और यूज करने वाले हैं तो उसके लिए मैं इसको छोड़ जाऊँ। अभी के लिए मैं इसको सिर्फ एक कलर दे रहा हूँ जो कि रहेगा ब्राउनिश। और अगेन क्योंकि हम लोग यूज कर रहे हैं सिंगल ऑब्जेक्ट, तो ये यहाँ पे हर जगह अप्लाई हो जाता है। हालांकि हम लोग रखना नहीं चाहते, फिर भी थोड़ा हम लोग सीमेंट कलर दे देते हैं और ये इस तरह से असाइन हो जाएगा। और फिर मैं और एक अप्लाई करता हूँ न्यू, और उसको नाम देता हूँ हाउस, जो कि हमारे मेन घर का कलर रहेगा। और उसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि शेडिंग के थ्रू से कैसे करेंगे, तो इसको असाइन कर देते हैं। तो अभी तक हम लोग सीख चुके हैं बेसिक नेविगेशन, मॉडलिंग कैसे करना है, और फिर मेटल कैसे असाइन करना है, और यूवी अनरैपिंग। तो कलर करने का हमारे पास और दो तरीके हैं, एक रहता है टेक्सचर पेंट और एक रहता है हमारे पास शेडिंग, जिसमें हम लोग प्रोसीजरल मेटल बना सकते हैं। तो अब देखते हैं कि टेक्सचर पेंटिंग को कैसे यूज करना है। तो यहाँ तक हमारा बच गया है, और घर मेरा उल्टा से खिड़की लग गया, मेरे को ये फ्रंट रखना था लेकिन चलेगा, हम इसको बाद में व्यू चेंज कर देंगे, तो ऐसा भी करके चल जाए। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं, इससे पहले हम लोग टेक्सचर पेंट में जाए, कि अगर आपको सिंगल ऑब्जेक्ट है लेकिन अलग अलग मैश यूज करके बनाए, तब उसको पेरेंट कर सकते हो ताकि हम लोग अगर एक ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे तो बाकी चीज साथ साथ मूव हो, अलग अलग ना जाए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो जो ऑब्जेक्ट पेरेंट करना है वो सिलेक्ट करना रहेगा शिफ्ट होल्ड करके, और फिर अपने मेन ऑब्जेक्ट को क्लिक करना है जो कि पेरेंट रहेगा, और फिर प्रेस करना है कंट्रोल पी, और यहाँ पे लेना है सेट पेरेंट टू ऑब्जेक्ट और गिव ट्रांसफॉर्म, सेकंड वाला ऑप्शन क्लिक करें। अब अगर मैं सिर्फ घर को भी मूव करता हूँ तो बाकी दोनों इसमें अटैच रहेंगे, वो अलग जगह नहीं जाएंगे। सेम अगर मैं इसको रोटेट भी करता हूँ तो भी वो दोनों अटैच रहेंगे, डिफरेंट डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। तो इसके लिए काम आता है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट चीज सीखने वाले हैं टेक्सचर पेंट। हमारे पास दूसरा मेथड रहता है, अगर हम लोग को कोई टेक्सचर लगाना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहता हूँ एक स्टोन का मेटेरियल अप्लाई करना चाहता हूँ, तो जरूरी नहीं कि हम लोग हर बार अनरैप करें उस मटेरियल को जाके फोटो एडिटर से लाएं, हम लोग डायरेक्टली टेक्सचर को अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर पेंट भी कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं टेक्सचर पेंट करना। तो इसके लिए हम लोग पहले टेक्सचर चाहिए, तो हम लोग लेंगे रॉक टेक्सचर, मैं नेट में जाकर सर्च कर लेता हूँ, और यहाँ से कोई सा भी सिंपल वाला ले लेता हूँ, जो हम लोग को ज्यादा फोकस नहीं करना है उस चीज में, हम लोग को बस एक सिंपल सा। तो मैं रॉक टेक्सचर डाउनलोड कर चुका हूँ, अभी हम लोग को अप्लाई करना है इस स्टोन पे, जिसके लिए हम लोग यूज करने वाले हैं टेक्सचर पेंट विंडो या फिर वर्क स्पेस। रॉक को सिलेक्ट करो और यहाँ पे आ जाओ टेक्सचर पेंट। लेकिन इससे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये पिंक देख रहे हैं क्योंकि इसमें अभी भी कोई भी मेटेरियल एच नहीं है,
तो हम इसमें एक नया मेटेरियल क्रिएट करेंगे, वो भी इमेज वाला, क्योंकि हम लोग पेंट मेटल पे नहीं कर सकते, हम लोग को पेंट करना पड़ता है एक इमेज के ऊपर। तो सबसे पहले मेरे को इसमें एक इमेज असाइन करना रहेगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगेन एडिट मोड में जाना है आपको, यूवी एडिटिंग, अपने स्टोन को सिलेक्ट करना है, एक बार के लिए इसको क्लोज करते हैं जो ऑलरेडी ओपन है हमारा, और फिर अगेन इसको सिलेक्ट करके सिलेक्ट ऑल, और ये ऑलरेडी यूवी अनरैप्ड रहता है। अगर आपको ये ठीक लग रहा है तो ठीक है, या फिर आप अगर चाहो तो फिर से इसको चेंज कर सकते हो, यू क्लिक करो और यहाँ पे कर दो स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट। तो ये कुछ इस तरह से अपना मैप बना देगा। फिर हम लोग को इसको मटेरियल असाइन करना है, जिसमें हम लोग कलर करेंगे। तो आपको यहाँ पे ले रहे हैं न्यू, और आपको नाम दे देता हूँ मैं रॉक। और क्योंकि ने बताया कि हम लोग जो कलर करने वाले हैं वो इमेज पे करने वाले हैं, मेटेरियल पे कलर नहीं होता। तो हम लोग अगेन बेस कलर को चेंज करके लेना रहेगा, इमेज टेक्सचर, और फिर क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास कोई भी इसका यूवी अनरैप्ड वाला वर्जन नहीं है जिसमें मैं ऑलरेडी कलर करा रहा हूँ, तो हम लोग को लेना है न्यू, और उसको नाम देना है रॉक। और इसका बैकग्राउंड कलर आप कुछ भी सेट कर सकते हो, अभी इसका कोई जरूरी नहीं है, तो मैं व्हाइट सेलेक्ट कर देता हूँ और सेट कर देता हूँ। तो ये व्हाइट कलर का एक इमेज इसमें अभी लग चुका है। अभी हम लोग टेक्सचर पेंट कर सकते हैं। तो आपका है टेक्सचर पेंट, और अभी अगर आपको देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है व्हाइट कलर, पिंक और नहीं है। और अभी अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये ड्रॉ हो सकता है, लेकिन हम लोग को इस तरह से ड्रॉ नहीं करना है कलर, हम लोग को एक पर्टिकुलर टेक्सचर इसमें बनाना है। इसके लिए हम लोग ये वाला ऑप्शन देंगे जो ब्रश टूल रहता है, यहाँ पे आपको आना है। हम लोग यहाँ पे टेक्सचर ऐड करने वाले हैं, लेकिन ये ब्लैंक है क्योंकि अभी तक हम लोग कोई टेक्सचर ऐड नहीं किया है। टेक्सचर ऐड करने के लिए आपको टेक्सचर वाले एरिया में जाना रहेगा, जो कि लगा ये, यहाँ पे लेना है न्यू, और यहाँ पे फिर करना है ओपन। और अभी जो हम लोग रॉक सेव किए थे उसको ओपन कर लेंगे, इससे ये टेक्सचर यहाँ पे आ गया। और फिर अगर मैं ब्रश टूल पे आऊँ, और अगर अभी मैं ड्रॉ करूँगा, आपको दिखाई देगा यहाँ पे अभी ड्रॉ हो रहा है, लेकिन अभी भी ये अजीब तरीके से ड्रॉ हो रहा है क्योंकि मेरा कलर रेड है, और मैंने अब तक बताया नहीं है कि ये टेक्सचर का साइज क्या रहेगा, ये कैसे रहेगा। तो अगर आपको अंडू करना है, तो इसका कलर आपको फिर से सेट करना रहेगा, व्हाइट पे आप यहाँ पे क्लिक करो, और इसको व्यू को 0 और सैचुरेशन 0 कर दो, वैल्यू को फुल कर दो, जिससे व्हाइट कलर हो जाएगा। फिर टेक्सचर के अलग अलग मेथड रहता है, एक रहता है मैपिंग व्यू प्लेन, अगर आप इसको क्लिक करोगे तो आपको और भी मेथड दिखाई देंगे, रैंडम स्टेंसिल। तो हम लोग यूज करने वाले हैं स्टेंसिल मेथड। स्टेंसिल मेथड में क्या होता है, आपको मेन स्क्रीन में आपका जो टेक्सचर है वो दिखाई देगा, और आप इसको मूव करके अपने रॉक के ऊपर प्लेस कर सकते हो, स्केल कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, और उससे ड्रॉ कर सकते हो। तो मूव करने के लिए आपको करना रहता है राइट क्लिक, और उसको ड्रैग करना रहता है। अब ड्रैग करके अगर मैं छोड़ दूँ राइट क्लिक को हटा के लेफ्ट क्लिक से ब्रश मारूं, तो आपको दिखाई देगा कि मेरे मॉडल के ऊपर ये कलर छपते जा रहा है। अगेन मैं अपने रॉक को रोटेट कर सकता हूँ, और फिर बाकी जगह में भी ब्रश मार सकता हूँ, तो रॉक यहाँ पे बन जाएगा पैटर्न। तो ये बहुत ही यूजफुल मेथड रहता है टेक्सचर पेंट का, अगर आपको रियलिस्टिक टेक्सचर्स लगाने हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको हर तरफ से ड्रॉ कर देंगे। क्या तो स्केल भी कर सकते हो, स्केल के लिए आपको शिफ्ट और राइट क्लिक क्लिक करना रहेगा, जिससे छोटा और बड़ा किया जा सकता है। तो हर तरफ से इसको रोटेट करो, अपना ऑब्जेक्ट को मूव करो और पेंट करते जाओ, जब तक ये पूरा हमारा यूवी मैप इस पैटर्न से ना भर जाए। चेक कर सकते हो कहाँ कहाँ गैप रह रहा है। और अगर आप चाहो तो यहाँ भी अगर डायरेक्टली आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी ड्रॉ करने होता है। यहाँ पे भी अगर मैं रख दूँ और ड्रॉ मार दूँ, तो भी यहाँ पे भी डायरेक्टली भी ड्रॉ हो सकता है। तो यहाँ जहाँ जहाँ बचा है उसको हम लोग फिल कर देंगे, जो भी पोर्शन और बचा हुआ है। इसके बाद अगर आपको लगता है कि आपका भी प्रॉपर हो गया कलर हर तरफ से, तो फिर इसको हटा दो, हम लोग को यहाँ पे टेक्सचर मोड में लेआउट मोड में आ जाना है। तो आपको दिखाई देगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो इस तरह से कलर हो गया। हालांकि ये प्रॉपर नहीं लग रहा क्योंकि ये प्लेन सरफेस है, तो इसमें अगर हम लोग बम्प क्रिएट करना रहेगा, मतलब इसको रॉकी लुक देना रहेगा, तो इसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं शेडर टैब। तो ये हो गया टेक्सचर मोड। अभी हम लोग नेट मूव करते हैं शेडिंग मोड की तरफ, जो कि रॉक के लिए भी काम आएगा, और जो हम लोग यहाँ पे हाउस के लिए अपना छोड़ रखे हैं, जहाँ पे अभी तक हमने कोई भी कलर असाइन नहीं किया है मेन पे, तो हम लोग इसको कलर देने के लिए यूज करने वाले हैं शेडिंग मोड, जिसमें हम लोग नोट्स का यूज करते हैं, या फिर जिसको बोला जाता है प्रोसीजरल मटेरियल्स। तो देखते हैं वो कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले मैं अपना हाउस सेलेक्ट करता हूँ,
इसके बाद ये वाला मटेरियल रहेगा हाउस का, जो कि अप्लाइड है सिर्फ नीचे में। और फिर मेरे को आना है शेडिंग टैब। शेडिंग टैब में आते ही आपको नीचे नोड्स दिखाई देते हैं, जो कि इसको कलर देने का काम करेंगे। तो यहाँ पे दो नोड्स रहता है। एक रहता है मेटेरियल आउटपुट नोड, जो कि बताता है कि हमारा जो मेटेरियल का फाइनल आउटपुट है, लुक है, वो कैसे रहेगा। और ये रहता है प्रिंसिपल बीएचएफ, जो कि हमारा मेन कलर है। यहाँ पे अगर मैं कलर को चेंज करता हूँ तो आपको दिखाई देगा हाउस में भी कलर चेंज हो रहा है। तो ये हमारा मेन कलर वाला रहता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, हम लोग शेडिंग मोड में इसमें और नोट्स अटैच करके एक डिफरेंट लुक बना सकते हैं। तो अभी के लिए मैं जो यूज करने वाला हूँ वो रहेगा ब्रिक टेक्सचर। तो इसके लिए सबसे पहले मेरे को एक नोड ऐड करना है। नोड ऐड करने में आपको सेम शॉर्टकट रहता है शिफ्ट ए, जो कि हम लोग मैश ऐड करने में करते हैं। और यहाँ से लेना है मेरे को ब्रिक टेक्सचर, क्योंकि मैं वॉल को ब्रिक लुक देना चाहता हूँ। अच्छा, ब्रिक टेक्सचर ले लो। और फिर हम लोग को नोड्स कनेक्ट करना रहता है। तो ये नोड मेरे को कनेक्ट करना रहेगा बेस कलर के साथ। लेकिन अभी आप देख सकते हो कि ये ब्रिक प्रॉपर नहीं आया है। इसका रीजन ये है कि अभी ये ठीक से अलाइन नहीं हुआ है। इसके लिए हम लोग को और एक चीज यूज करना रहेगा, नोड रेंगुलर। आपको एक एड ऑन डालना रहेगा। मैं आपको प्रेफरेंसेस में जाके जो जो हम लोग यूज कर रहे हैं दिखा देता हूँ एक बार पहले। इसमें जो जो काम आने वाला है हमारे नोड्स, या फिर जो जो टूल्स काम आने वाले हैं एडिशनल एड ऑन्स। तो सबसे पहले तो आपको एक डालना रहेगा नोड रेंगुलर, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जो कि शेडिंग के लिए या फिर कंपोजिटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, होना ही चाहिए आपके पास। सेकंड हम लोग जो यूज करने वाले हैं इसमें बहुत ही ज्यादा, वो रहता है लूप टूल्स, जो कि ऑलरेडी हम लोग यूज कर चुके हैं सर्कल लूप बनाने के लिए। मिक्सडामो कैरेक्टर्स ऐड करने में काम आता है। माइनक्राफ्ट एनिमेशन बनाने तो एनसी प्रैप है। और फिर आफ्टर इफेक्ट से अगर ट्रैकिंग डाटा या फिर वो सब लाना है तो इंपोर्ट आफ्टर इफेक्ट कंपोजिशन रहता है। ऐसे बहुत सारे एडिशनल टूल्स हैं जो कि हम लोग यूज करने वाले हैं अपने ब्लेंडर में। और ये सारे के सारे जितने भी मैं नाम बताया सारे फ्री हैं, तो आपको टेंशन लेना नहीं है, आपको कुछ भी परचेज करना नहीं पड़ेगा। तो अभी ये जो मैपिंग हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है, ब्रिक लग नहीं रहा है ये। तो उसको ठीक करने के लिए आपको लेना रहेगा कंट्रोल टी। इसको आप सिलेक्ट करो, फिर क्लिक करो कंट्रोल टी। तो यहाँ पे ये आ जाएगा एक दो ऑप्शन, एक रहता है टेक्सचर कोऑर्डिनेट, एक रहता है मैपिंग। तो आपको ये वाला चेंज करना है। इसको कट करने के कंट्रोल राइट क्लिक, और अब एक लेट आएगा, इसको काट दो नोड को और इसको ले लो यूवी वेक्टर। अब आपको दिखाएगा ये प्रॉपर ब्रिक शेप में आ रहा है। लेकिन अभी भी प्रॉपर अलाइन नहीं है, ब्रिक लग नहीं रहा, फॉरवर्ड हो गया है। तो हम उसको रोटेट कर सकते हैं। आप चेक करो कौन सा रोटेशन लेने से प्रॉपर हो रहा है। तो उसको जेड एंगल में वो रोटेट करना पड़ेगा 90 डिग्री, और बाकी को जीरो कर देना। तो अभी आपको दिखाई देगा प्रॉपर ब्रिक आ रहा है। बाकी ब्रिक का कलर और शेप चेंज करने के लिए हम लोग जो टेक्स्ट हमारा जो ब्रिक टेक्सचर है वहां पे कर सकते हैं। तो ये इसका साइज है स्केल, जिससे हम लोग ब्रिक्स को छोटा या फिर बड़ा कर सकते हैं। तो मेरे को कुछ इस तरह से चाहिए, इतना। और कलर मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, मेरे को ये रेड और ब्राउन में चाहिए। तो हम लोग कलर को चेंज कर सकते हैं, ये वाला कलर लो और इसको रेड कर दो, जो कि हमारा नॉर्मल ब्रिक का कलर होता है। और कलर टू के लिए आप कर सकते हो ब्राउनिश, तो हल्का। तो अब हमारा जो घर है थोड़ा सा रियल टाइप का लगेगा, रियल ईंट से बना हुआ। अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इसको लाइट वगैरह कुछ भी कर सकते हो। ये बस रेफरेंस के लिए है, बाकी आप अपने हिसाब से कलरिंग कर सकते हो। और अगर आपको मोटर का भी कलर चेंज करना है, सीमेंटिंग लुक देना है या फिर ब्राउन लुक देना है, तो हम लोग उसको भी चेंज कर सकते हैं इस तरह से। तो अब ये प्रॉपर ईंट का घर टाइप का बन गया। तो ये रहता है शेडर नोट्स हमारा। बाकी ऐसे ही नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम लोग फिलहाल इतना ही करेंगे। नेक्स्ट चीज हम लोग करने वाले हैं रॉक के साथ, क्योंकि मैं बताया रॉक बहुत प्लेन लग रहा है, लेकिन मेरे को अच्छा प्लेन नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए थोड़ा सा इसमें बम्पिंग हो, मतलब ये इरेगुलर शेप का रहे। अभी ये बहुत ज्यादा प्लेन दिख रहा है। तो उसके लिए भी काम आता है हमारा शेडिंग टैब। पहले हम लोग घर वाले को सेव कर देते हैं इतना को, और अब हम लोग को लेना रहेगा स्टोन, जहाँ पे अभी मेरे पास सिर्फ क्या क्या लगा हुआ है आप देख सकते हो। यहाँ पे बस एक रॉक एलिमेंट लगा हुआ है और कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा सा इसको अगर हम लोग को चेंज करना रहेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें जोड़ सकते हैं एक बम्प नोड। आपको शिफ्ट ए करना है और यहाँ पे ढूंढना है बम्प। और बम्प हमारा कनेक्ट होता है नॉर्मल से। और फिर आपको इमेज स्ट्रक्चर में से कलर लेना है, उस नॉर्मल में हाइट में डाल देना है। जिसके बाद आपको दिखाई देगा कि जो हमारा शेप था अभी नॉर्मल प्लेन और नहीं लग रहा, ये थोड़ा सा इरेगुलर शेप हो गया। और ये प्रॉपर
अभी रॉक के जैसा लग रहा है। तो बम रोड मेनली इसके लिए काम आता है। आप डिस्टेंस अगर चेंज करो तो आपको और ज़्यादा लुक चेंज होता हुआ दिखाई देगा। अगर मैं 0 कर दूँ तो आपको दिखाई देगा ये फिर से नॉर्मल दिख रहा है जैसे पहले प्लेन था। और अगर डिस्टेंस को मैं बढ़ा दूँ तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे गैप क्रिएट हो गया। तो हम लोग टेक्सचर पेंट में नॉर्मली टेक्सचर पेंट करने के बाद भी शेडिंग टैब में जाके इसको एक रियल लुक दे सकते हैं। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया रहेगा। अगर आपको डिटेल ट्यूटोरियल चाहिए किसी भी टॉपिक पर, चाहे वो मॉडलिंग हो, नेविगेशन हो, या फिर शेडिंग हो, टेक्सचर पेंट हो, तो मैं डिटेल ट्यूटोरियल बना सकता हूँ। अभी जो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि सब कुछ कवर कर लें एक बार में, तो इसमें आपको पूरा कंप्लीट डिटेल्स में सब कुछ नहीं बता सकता, जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूँ। तो हमारा 3 चीज सीख चुके हैं हम लोग। कलर करने का 3 मेथड्स, एक मेटल असाइनिंग, यूवी एडिटिंग, टेक्सचर पेंट और शेडिंग। अभी हम लोग जरूरी नहीं कि सब कुछ खुद से मॉडल करें, हम लोग दूसरे एडिशनल एसेट यूज कर सकते हैं बाहर से। तो अब देखते हैं कुछ एसेट्स, लाइब्रेरी या फिर एडॉन्स जिसके थ्रू से हम लोग बाहर के एलिमेंट्स लाके अपने आप में ऐड कर सकते हैं। या फिर अगर हम लोग खुद से मटेरियल इस टाइप से बनाना नहीं रहेगा तो जो रेडीमेड मटेरियल है वो हम लोग यूज डायरेक्टली कर सकते हैं। तो अगेन मैं आ जाता हूँ लेआउट मोड में और उसको सेव कर देता हूँ। तो हम लोग दो एसेट लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं। एक तो एडॉन के फॉर्म में रहता है जो कि आपको यहाँ दिख रहा है, ये है ब्लेंडर किट। ये ऐड होता है एडॉन से। तो अपन है अपने ब्राउजर में और यहाँ पे सर्च करना है ब्लेंडर किट, जहाँ पे आपको फ्री ब्लेंडर एडॉन मिल जाएगा। इसको ओपन करो। यहाँ पे आते ही आपको यहाँ पे ऊपर ऑप्शन रहता है डाउनलोड ब्लेंडर किट, तो आपको इसको डाउनलोड करना है और अगेन आपको आना रहेगा प्रेफरेंसेस में और यहाँ पे ब्लेंडर किट को इंस्टॉल करना रहेगा, जो कि ये वाला है ब्लेंडर किट ऑनलाइन एसेट लाइब्रेरी। इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ पे मॉडल सर्च कर सकते हो या फिर फ्री 5 कर देना, कीवर्ड दिखाई दे मॉडल हम ऐड कर सकते हैं। या फिर अगर आपको लाइटिंग चाहिए, एच डी आर आई मटेरियल, तो वो ले सकते हैं। सीन्स ले सकते हैं डायरेक्टली, अगर कोई ऑलरेडी क्रिएटेड सीन है जिसको हम डायरेक्टली एडिट करना चाहते हैं। या फिर वर्ल्ड लाइटिंग ले सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ब्रशेस रहते हैं वो ले सकते हैं। या फिर ज्योमेट्री नोड्स ग्रुप भी ले सकते हैं प्रोसीजरल वर्डनेक के लिए। तो ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपको कोई मटेरियल यहाँ पे नहीं मिलता है जो कि आपको चाहिए लेकिन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो आप और तरीका यूज कर सकते हो। जो कि हम लोग यूज करने वाला है सेकंड साइट, वो रहेगा हमारा स्केच पेन। और भी ढेर सारे हैं लेकिन मेरे को स्केचअप सही लगता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डाउनलोडेबल फ्री एसेट्स मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको घर चाहिए तो यहाँ पे एक घर है लोकली हाउस, जो कि डाउनलोडेबल है। इसको मैं फ्री में डाउनलोड कर सकता हूँ, इम्पोर्ट कर सकता हूँ। एक बार हम लोग चेक करते हैं कैसे करना है, एक बार फिर डाउनलोड। तो आपको जब भी डाउनलोड करना रहेगा तो यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट रहते हैं। मोस्टली जो यूज होता है वो रहता है हमारा ZLB। तो हम लोग को लेना है ZLB। और अगर आप एनिमेटेड वाला कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे हो तो उस केस में आपको लेना रहेगा FBX, जो कि हम लोग एग्जाम में देखने वाले हैं। तो अभी के लिए मैं ZLB को सेव करता हूँ और फिर वापस आने ब्लेंडर में। और अगेन हमारे घर को सेंटर से हटा देते हैं क्योंकि जो भी चीज़ ऐड होता है सेंटर में ऐड होता है। तो अगर आप ऑलरेडी कोई चीज़ सेंटर में रख रहे हो तो उसको हटा देना, अनलेस तो उसको सेंटर नहीं होना चाहिए। अगर उसको सेंटर नहीं होना है तो फिर नहीं हटाना, अदरवाइज हटा सकते हो, बाद में हम उसको अरेंज कर लेंगे। और फिर आपको आना है फाइल और यहाँ से लेना है इम्पोर्ट और फिर ZLB लेना है और लो पोजिशन को इम्पोर्ट कर देना है। जब भी हम लोग स्केचपैड में से या फिर कोई एसेट लाइब्रेरी से इम्पोर्ट करते हैं तो ये इस तरह से हायरार्की बेस्ड रहता है। आप हमेशा ट्राई करो इसको नया कलेक्शन में मूव कर दो। तो न्यू कलेक्शन में मूव करने के लिए आपको पहले राइट क्लिक करना रहेगा आउटलाइनर में और यहाँ पे लेना है सिलेक्ट हायरार्की। फिर क्लिक करना है एम और यहाँ से लेना है न्यू कलेक्शन। इसको मैं नाम देता हूँ लोकली हाउस और करता हूँ क्रिएट। तो ऑर्गेनाइजेशन में ये भी इंपॉर्टेंट रहता है कि अगर हम लोग अलग अलग जगह से सोर्सेस ला रहे हैं या फिर एसेट्स ला रहे हैं तो उसको हम लोग अलग अलग कलेक्शन में रखें, जो कि काम करने के लिए ईजी रहता है क्योंकि इनका जो हायरार्की या फिर स्ट्रक्चर रहता है डिफरेंट रहता है। आप इसको इतना छोटा तो घर रहेगा नहीं, स्केल कर सकते हैं। और आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे हमारे पास एक रेडीमेड घर आ गया जो कि हमको बिल्कुल भी बनाना नहीं पड़ा। अभी हमारा डोर बचा है तो डोर में हम लोग कलर करने के लिए फिर से कोई मेहनत नहीं करेंगे। जैसे मैंने बताया ऑलरेडी हमारे पास ब्लेंडर किट इंस्टॉल्ड है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये वुडन डोर बन जाए तो मैं यहाँ पे सिंपली जाऊंगा मटेरियल में और यहाँ पे ले लूंगा मटेरियल और सर्च करूंगा। और यहाँ पे आपको फिल्टर लगा देना है ताकि फ्री वाले मटेरियल पहले दिखाई दें या फिर फ्री वाले पहले दिखाई दें। उड़ने के बाद यहाँ पे आपको पास बहुत सारे आ जाएंगे, इसमें से जो भी आपको पसंद आता है वो आप ले सकते हो। मैं यूज करना चाहता हूँ ये वाला, ये वाला।
आपको बस सिंगल क्लिक करना है और आपका जो मटेरियल है वो अप्लाई हो जाएगा और हमारे पास एक स्टाइलिश वुडन डोर रेडी है। और ये भी प्रोसीजरल मटेरियल से बना है। अगर आपको लगता है प्रॉपर दिख नहीं रहा या फिर आपको स्केलिंग वगैरह चेंज करना है तो आप क्या कर सकते हो, अगेन आ जाओ शेडिंग मोड, और शेडिंग मोड में आने के बाद आपको इसका पूरा का पूरा जो नोड ग्रुप है मिल जाएगा, जहां से आप इसको चेंज कर सकते हो। तो अगर मैं डोर को देखूँ क्लोजली और फिर अगर आपको नोड समझ में आता है प्रॉपर, तो आप यहाँ पे आके इसका स्केलिंग वगैरह चेंज कर सकते हो। आप देखोगे कि जैसे जैसे स्केल चेंज करोगे आप, जो अंदर वाला शेप है वो भी चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग अगर कोई पर्टिकुलर मटेरियल लाते हैं चेंज कर सकते हैं। तो अभी तक हमने सीखा नेविगेशन, मटेरियल असाइन करना, रिव्यू एडिटिंग, टेक्सचर पेंट और शेडिंग, और अगर हम लोग को बाहर से कोई एसेट लाना रहेगा तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो कवर करने वाले हैं इस कोर्स में, कैरेक्टर ऐड करना, कि अगर हम लोग को बाहर से कोई एनिमेटेड कैरेक्टर लाना है, अपने सीन में ऐड करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं। और हम लोग कुछ मॉडिफायर्स यूज करेंगे ताकि हम लोग इसको एक बेटर एनवायरनमेंट में चेंज कर सकें और अच्छा आउटपुट बना सकें। कैरेक्टर के लिए भी आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है। या तो आप स्केचफेयर में से कोई एनिमेटेड डाउनलोड कर सकते हो, या फिर यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो अगर आपको एनिमेटेड मिल जाए, या फिर जो सबसे ज़्यादा मैं प्रेफर करता हूँ वो रहता है मिक्सामो लाइब्रेरी। अभी हम लोग और भी मॉडलिंग करने वाले हैं, जैसा नहीं रहेगा मैं आपको सिखाऊंगा कि एक 3D सीन सेटअप कैसे किया जाता है जब आपको बहुत सारी चीज़ें लगाना हो, पार्टिकल सिस्टम का यूज़ करते हैं। तो अभी बस हम लोग मॉडल्स को कलेक्ट कर रहे हैं, तो आपको अभी से हड़बड़ाना नहीं है, हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे, हमारे पास और भी टाइम अवेलेबल है। तो यहाँ पे आना है, अगेन मेरे को न्यू कलेक्शन बनाना रहेगा ताकि मैं कैरेक्टर्स को सेपरेट कलेक्शन में रख सकूँ। अगर मेरे को मल्टीपल कैरेक्टर्स चाहिए तो मल्टीपल कैरेक्टर्स को एक अलग से कलेक्शन में रख सकता हूँ। कैरेक्टर्स ले लेते हैं और फिर फाइल में आके यहाँ पे करते हैं import। और जैसे मैंने बताया कि जब हम लोग कैरेक्टर्स लाते हैं तो वो रहता है एफबीएक्स फॉर्म में। तो मॉडल्स के लिए जीएलबी लेना है और एनिमेटेड कैरेक्टर के लिए आपको लेना है एफबीएक्स। अभी मेरे पास और एनिमेशन सेव है, जैसे मैंने बताया कि मैं सारे के सारे सेव करके रखा था, तो यहाँ पे मेरे पास सारे के सारे सेव्ड हैं। तो यहाँ पे मैं एचिंग उसी ले लेता हूँ या फिर आर्म गेस्चर ले सकता हूँ, और यहाँ पे करना है इम्पोर्ट ऑब्जेक्ट। बाकी कोई भी सेटिंग आपको छेड़ना नहीं है, क्वाइट रहता ही नहीं है, सबसे इम्पोर्ट कर लो। और साइज ये बहुत ज़्यादा छोटा है तो अगेन इसको स्केल करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि घर से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो इतना बड़ा इनफ रहेगा। अभी अगर मैं एक बार फेस बार क्लिक करूँ, आपको टाइमलाइन में प्ले, और ये हैंड गेस्चर इस तरह से इसका एनिमेशन है। तो एनिमेशन कैसे करते हैं प्रॉपर, रिगिंग, ये सब हम लोग सीखेंगे। अलग से मैं वीडियो बनाने वाला हूँ और एक लॉन्ग फॉर्म जिसमें हम लोग पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ कि कैरेक्टर लाते कैसे हैं और अपने सीन में ऐड कैसे करते हैं, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई एनिमेटेड कैरेक्टर। अब नेक्स्ट, अगर ये तो हम लोग सीखे कि अगर मेरे पास ऑलरेडी कोई और प्लेटफॉर्म से डाउनलोड करना तो कैसे लाना है। लेकिन मान लेते हैं आपने खुद से कोई कैरेक्टर बनाया है जो कि एनिमेटेड है और आप उसको ऑलरेडी कहीं पे सेव करके रखे हो किसी और ब्लेंडर फाइल में, तो उसको कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए जो यूज होता है उसको बोला जाता है अपेंड। तो हम लोग जाएंगे फाइल में और यहाँ से लेना है आपको इम्पोर्ट के बदले अपेंड। जैसे आप अपेंड पे क्लिक करोगे तो आपके जितने ब्लेंडर स्टाइल्स हैं शो करना चालू कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी एक एनिमेशन पैक बनाया था जिसमें मेरा एक कैरेक्टर बना हुआ है और उसमें कुछ एनिमेशन सेव्ड है। तो अगर मैं एनिमेशन पैक पे क्लिक करूँ, जो कि मैंने बताया ये मेरा डिजिटल प्रोडक्ट है, अगर आप चाहो तो इसको डाउनलोड कर सकते हो लेकिन ये पेड रहेगा। इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। एक्शन में इंपोर्ट कर सकता हूँ ऑलरेडी जो सेव्ड है, आर्मेचर इंपोर्ट कर सकता हूँ, ब्रश, कैमरा या फिर कलेक्शन, लाइन स्टाइल, इमेज, कुछ भी मतलब मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ जो भी चाहूँ उस प्रोजेक्ट में से। फिलहाल तो मैं कलेक्शन लेता हूँ क्योंकि मेरा जो कैरेक्टर है वो कलेक्शन बेस्ड है और चैंप नाम से है, जो कि मेरा चैनल का ही नाम है, आप जानते हो। तो आप उसको ऐड कर लेते हैं, तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे मेरे पास ये कैरेक्टर आ गया जो कि ऑलरेडी प्रॉपरली रीड किया गया था कस्टम रीड के साथ। और इसमें भी अगर मैं एक्शन लगाना चाहूँ तो हम लोग चेक कर सकते हैं एनालिस्ट में जाके इसमें एक्शन है या नहीं, या फिर एक्शन इम्पोर्ट हुए हैं या नहीं, तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे एक्शन भी इम्पोर्ट हो रखे हैं इसमें जो भी लगा हुआ था। अभी अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये वॉकिंग, तो ये वॉक करेगा। तो इस तरह से अगर हम लोग चाहें तो अपने दूसरे प्रोजेक्ट फाइल में से भी कुछ कैरेक्टर्स या फिर कुछ एसेट्स को ला सकते हैं। तो अभी हमारे पास सब कुछ रेडी है, एक घर है, लाइट हाउस है, रॉक है, जो कि हम लोग और भी रॉक्स बनाएंगे और इसकी डुप्लीकेट यूज नहीं करेंगे, हम लोग पार्टिकल सिस्टम यूज कर सकते हैं। और हमारे पास दो कैरेक्टर्स हैं जो कि एनिमेटेड हैं और एक खुद से बनाया हुआ घर है, लेकिन अभी ये डिसअरेंज्ड है, उसको हमें अरेंज करना रहेगा। अभी हम लोग सीखने वाले हैं, आपको अगर एक प्रॉपर सीन बनाना है 3D के लिए
तो वो कैसे किया जा सकता है अलग अलग एसेट्स को कंबाइन करके। तो इन सारे एसेट्स को अभी हम लोग को प्रॉपर्ली अरेंज करना रहेगा। इसके लिए मैं यूज करने वाला हूँ आइलैंड। तो इन सबको हाइड कर देता हूँ फिलहाल, को दूर मूव करता हूँ, या फिर यहीं रहने के लिए चलेगा ये। इन सारे एलिमेंट मेरे को अभी हाइड कर देना है। तो इसीलिए हम लोग इसको प्रॉपर्ली अरेंज करते हैं कलेक्शंस में, ताकि अगर मैं हाइड करूँ तो एक साथ सारा हाइड हो जाए। आइलैंड लेने के बाद आपको यहाँ पे एक बड़ा सा प्लेन ऐड करना रहेगा, जो कि आइलैंड का काम करने वाला है। और आपको कर देना है स्केल की बड़ा, क्योंकि आइलैंड तो ऐसे फ्लैट नहीं रहता, हम लोग को माउंटेन्स टाइप का बनाना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हो इसके लिए, सब डिवाइड कर दो प्लेन को। एडिट मोड में आओ, यहाँ पे सब डिवाइड दो और यहाँ पे बढ़ दो 100। ये सब डिवाइड हो जाएगा। फिर हम लोग को कुछ एरियाज को ऊपर रखना रहेगा, कुछ लोअर रखना रहेगा, जहाँ पे ओशन बनने वाला है हमारा। और बाकी जो अपर वाले सरफेस है वो अलग बनने वाला है। तो यहाँ पे मुझे आना रहेगा और बॉक्स सेट को छोड़ के आपको ले लेना है सिलेक्ट सर्कल। तो आप जहाँ जहाँ ड्रॉ करते जाओगे ये यूज करोगे, वो एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। हम लोग कुछ कुछ एरिया सेलेक्ट करते हैं जिसको हम लोग ऊपर मूव करेंगे और बाकी हमको नीचे रहने देंगे। तो इस तरह से आपको एक रैंडमली सिलेक्ट कर लेना है पहले। और एजेस को ज़्यादा शार्प नहीं रखना है, नहीं तो कलर खराब दिखेगा। और फिर आप कर सकते हो इसको एक्सट्रूड अपवर्ड। फिर से जो हमारे बीच के एरिया वो भी पूरा इवन है, आपको इवन ही चाहिए। और यहाँ से हम लोग लेंगे क्लब फोर्ड। जो हमारे कॉर्नर्स हैं बहुत ज़्यादा फ्लैट हैं, तो उन कॉर्नर्स को हम लोग फ्लैट नहीं रखना है, एकदम तो स्मूथ करना है। तो स्क्रब फोर्ड में भी हमारे पास अलग अलग टाइप के ब्रशेस होते हैं, जैसे कि ये वाला ब्रश है, जो कि हमारा जहाँ भी आप ड्रॉ करोगे इस तरह से इसको उठा देगा। लेकिन हम लोग को ऐसा उठाना नहीं है, इसको अंदर करना है। तो आप क्या कर सकते हो, प्लस की जगह इसको माइनस कर दो और फिर क्लिक करो। तो जितने भी उठे हुए सरफेस हैं कॉर्नर्स कॉर्नर्स में, वो नीचे चले जाएंगे। आप रेडियस भी बढ़ा सकते हो अगर आपको बड़ा करना है। तो इस तरीके से आपको ड्रॉ कर देना है यहाँ पे, ताकि जो हमारे कॉर्नर बहुत ज़्यादा शार्प लग रहे हैं वो इतना शार्प नहीं रहे। और मैं स्कल्पटिंग में ज़्यादा करता नहीं हूँ, फिर मेरे को नीड नहीं रहता, इसलिए मैं स्कल्पटिंग के लिए आपको प्रॉपर नहीं बताने वाला अभी। बस हम लोग एक नॉर्मल सा इसको प्लेन करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। और नीचे कुछ दिखने वाला तो है नहीं, इसलिए हम लोग उसको अगर कलर ना भी करें या फिर स्मूदन ना भी करें तो चल जाएगा। और फिर नीचे हम लोग ओशन बनाने वाले हैं। बस आपको ये जो एजेस हैं उसको प्रॉपरली स्मूथ कर देना है, ताकि ये बहुत ज़्यादा शार्प ना रह जाए। और कुछ जगह उबड़ खाबड़ रहने से आपको प्रॉपरली प्लेन नहीं होने से भी चलेगा। और आप लोग को रिटर्न आना है लेआउट मोड। ये आपको दिखाई देगा अगर मैं इसको ऑटो शेयर कर दूं और थोड़ा सा एंगल बढ़ा दूं, तो ये लगभग स्मूथ हो गया है। बिल्कुल उबड़ खाबड़ है लेकिन चलेगा, क्योंकि हमको रॉकी टेरेन बनाना है, हम लोग स्मूथ नहीं बना रहे वैसे भी। और फिर आपको ऊपर वाला एरिया भी चेंज करना रहेगा। तो यहाँ पे अगेन प्रोपोर्शनल एडिट ले लो, कुछ एरिया को सिलेक्ट करो और उसको ऊपर उठाओ। और फिर आपको सर्कल को बड़ा करना है, ताकि कुछ इस तरह से रहे ऊपर खाबर। और ये हर जगह करते जाना है, कुछ जगह बड़ा कुछ जगह छोटा। तो ये हमारा एक सरफेस रेडी है, लेकिन कलर्स का दिया नहीं है। तो कलर के लिए हम लोग फिर से यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अभी हम लोग क्योंकि सीख चुके हैं ऑलरेडी, तो हम लोग अभी खुद से कुछ नहीं बनाएंगे। अभी हम लोग ज़्यादातर मेटेरियल जो हमारे पास रेडीमेड है वो यूज कर सकते हैं। फिर आप ले लेना है सॉइल। लेकिन हम लोग और चीज यूज करने वाले हैं, इसमें जो ग्राफिक्स रहेंगे वो हम लोग ओरिजिनल लगाएंगे, तो उसके हम लोग यूज करेंगे दूसरा तरीका। तो फिलहाल से मैं यहाँ पे सॉइल ले रहा हूँ और यहाँ पे आया वाला बटन को ऑन करना है, ताकि मेटेरियल दिखाई दे। और आपको जो सा सॉइल चाहिए वो सॉइल ले सकते हो। टेस्ट करो तीन चार कौन सा परफेक्ट लग रहा है, इसके हिसाब से उसके बाद आप इसको असाइन कर सकते हो। जरूरी नहीं कि एक बार में आपको प्रॉपर मिलेगा, आप इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अलग अलग। मेरे हिसाब से ये वाला ठीक रहेगा। तो ये वाला मेरे लिए चल जाएगा अभी के लिए। अभी हमारे को इसके पीछे या तो पहाड़ लगा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से ले लेते हैं माउंटेन। यहाँ पे सर्च आएगा आपको मॉडल में आके माउंटेन। और फिर जो भी आपको टेरेन दिखाई दे रहा है, जो लग रहा है कि इस सीन में शूट करेगा, वो आप ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे को लग रहा है कि ये सही रहेगा, जो हमारे बैकग्राउंड के लिए काम आएगा, तो जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं।
तो ये हो गया। अभी हमारा बैकग्राउंड रेडी है। अभी जो हम लोग जितना भी एसेट यूज किए थे उन सारे एसेट्स को पोजीशन पे लाना है। तो जितने भी हाइड हाइड किए हुए हैं सबको हाइड करो कलेक्शन। और आप देख सकते हो कि इधर उधर घुस गया और स्केलिंग भी सही नहीं है, लेकिन हम उसको ठीक कर पाएंगे इजीली। कैसे? पहले आपको अपना कर्सर लाना पड़ेगा जहाँ पे उसको रखना है। पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ये वाला घर से। तो पहले मैं कर्सर को सिलेक्ट करूंगा शिफ्ट और राइट क्लिक करके, जिससे कर्सर यहाँ आ जाएगा। फिर घर को सिलेक्ट करना है और करना है शिफ्ट एस और करना है फ्लैश टू कर्सर। तो आपको दिखाई देगा ये घर यहाँ पे आ गया, लेकिन घुस गया है, लेकिन उसको एडजस्ट कर सकते हैं। आप उसको जमीन के ऊपर ले आना है और फिर बड़ा करना है जितना रिक्वायर्ड है और अपने हिसाब से लगा दीजिए, ताकि ये लगे कि ये इसके ऊपर ही है और ये नहीं गया। मुझे लगता है उसको रोटेट स्केल कुछ भी कर सकते हो ताकि प्रॉपर लगे। तो मैं इसको इस तरह से रखना चाहता हूँ और आपको देखना रहेगा कि ये ऐसा ना लगे कि उड़ रहा है जमीन के ऊपर। तो ये इतने में प्रॉपर लगेगा। सेम चीज आपको बाकी चीजों के साथ भी रिपीट करना रहेगा। बाकी चीजों को भी आपको एक एक करके लाना है। और एक शॉर्टकट, अगर आप पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे जाना चाहते हो जो कि आपको व्यू बोर्ड में नहीं दिख रहा है, तो आप अगर नंपैड में डॉट क्लिक करोगे तो वो अपने आप उस ऑब्जेक्ट पे आप आ जाओगे, जिससे आप इसको प्रॉपर्ली देख पाओगे। तो आपको दिखाई देगा हवा में उड़ रहा है, जिसको हम लोग स्केल के लिए बड़ा करते हैं पहले तो। और उसको नीचे जमीन पे रख देता हूँ। और फिर हमारे पास जो एजे है उसको भी लाना पड़ेगा। तो मेरे को आना है एजे पे, ये वाला मेरा एजे। इसका मेरे को आर्मेचर सिलेक्ट करना है और फिर सिलेक्ट करना है। थोड़ा सा जरा चाहिए मेरे को। तो हमारे पास अभी दो घर रेडी है, दो करेक्टर रेडी है, लाइट हाउस रेडी है, सब कुछ रेडी है। कुछ थोड़ा मैं कर देता हूँ ऐसे, ताकि कैमरा में इधर पोजिशन करने वाला है तो ये फेस करे हमारे कैमरा की तरफ। तो फिर से हमको कैमरा ऐड करना है जो कि हम लोग मूव कर दिए थे। और कैमरा ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा नहीं कहाँ पे गया वो कैमरा। आपको यहाँ आके कैमरा सेलेक्ट करना रहेगा है। मूव कर देना है मेरे को मेन कलेक्शन में हमारे। तो आप एम क्लिक करो और नॉर्मल कलेक्शन में भेज दो इसे। और फिर इसको सिलेक्ट कर दे कैमरा को, आपको प्रेस करना है कंट्रोल ऑल्ट जीरो। कंट्रोल ऑल्ट जीरो क्या काम आता है? ये होता है कैमरा टू व्यू, मतलब जो भी हम लोग को अभी स्क्रीन में दिख रहा है उसके हिसाब से कैमरा अपने आप अलाइन हो जाएगा। बाकी अगर फिर से आपको उसको चेंज करना है तो उसके लिए नेविगेशन शॉर्टकट रहता है। या तो हम लोग जो नॉर्मली जी एस और आर यूज करते हैं वो यूज कर सकते हैं, या फिर कैमरा के लिए एक स्पेशल शॉर्टकट है शिफ्ट बैकटिक, जिससे ओपन नेविगेशन हो जाता है। तब अब हम लोग को कीबोर्ड से गेमिंग की तरह कंट्रोल कर सकते हैं डब्ल्यू स्विच और माउस को यूज करते हैं। और स्पीड बढ़ाना है तो आप शिफ्ट होल्ड कर सकते हो, जिससे स्पीड भी बढ़ेगा। जितने भी शॉर्टकट्स हैं कैमरा मोड में आने के बाद आपको नीचे दिखाई देंगे कि हम लोग क्या क्या शॉर्टकट पे क्या क्या कर सकते हैं। तो क्यू से ये नीचे आता है, ई से ऊपर जाता है, बाकी माउस से आप इसका व्यू कंट्रोल कर सकते हो और डब्ल्यू से राइट लेफ्ट मूव कर देते हो। तो मेरे को चाहिए इतना। मैं थोड़ा सा ओशन देखना चाहता हूँ और बाकी जो हमारा स्क्रीन है उसको देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे इसको मेरे को डिलीट कर देना है। तो ये हमारा फाइनल जब बनेगा तो हमको इतना एरिया सीन होने वाला है। अब उसके हिसाब से आप अपने घर को या फिर बाकी एलिमेंट को सेट कर सकते हो, ताकि वो ऐसा ना लगे कि उड़ रहे हैं या फिर हमारे प्रॉपर जगह पे नहीं है। तो ये हो गया। अभी नेक्स्ट हम लोग सीखने वाले हैं और एक चीज जिसको रहता है पार्टिकल सिस्टम। पार्टिकल सिस्टम क्या काम आता है? अगर आपको जैसे कि यहाँ पे ग्रास लगाना है, तो या तो आप मैनुअली ग्रास को लाओ और एक एक करके प्लेस कर सकते हो, या फिर आप और एक तरीका यूज कर सकते हो। एक कलेक्शन सिलेक्ट करो, एक एरिया सिलेक्ट करो और उसके ऊपर वो ग्रास पूरे एरिया में फैल जाए। तो उसके लिए यूज आता है पार्टिकल सिस्टम। तो सबसे पहले आपको आना रहेगा पार्टिकल्स में, जो कि रहते हैं यहाँ। पार्टिकल्स लेने के बाद आपको ऑब्जेक्ट पर करना है जिसमें पार्टिकल सेट करना चाहते हो। और फिर यहाँ से हम नंबर को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मेरा 200 और रेंडर एस सिलेक्ट करना रहता है और ये सारे ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना रहता है। तो सारा सेटिंग अभी देखना नहीं है, अब हम मेनली सेटिंग फोकस करेंगे एक पार्टिकल बनाने में और उसको कैसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सबसे पहले आपको सिस्टम बनाने के लिए पार्टिकल चाहिए, तो यहाँ पे आपको एक नया कलेक्शन ले लेना है पार्टिकल के लिए। इसलिए मैं बना रखा हूँ फ्लावर। और उसके अंदर अपने एसेट लाइब्रेरी में तो जो भी आप ऐड करना चाहते हो, ग्रास हो फ्लावर हो, उसको ऐड करना है। इस टाइमलाइन वाले को चेंज करके कर दो एसेट ब्राउजर, ताकि जितने भी एसेट्स हैं वो दिखाई देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास एसेट्स हैं जहाँ पे मेरे पास ग्रास और फ्लावर दोनों है। तो यहाँ से मैं इस प्लांट को ले लेता हूँ जो मैं यूज करने वाला हूँ अपने पार्टिकल सिस्टम के लिए, प्लांट वन। और उसको अपने ओरिजिनल मैप से थोड़ा अलग रखना है।
उसको स्केल कर देते हैं इस तरह से। आप या तो सिंगल लगा सकते हो, या फिर अगर आपको पर पूरा कलेक्शन चाहिए तो आप कलेक्शन भी ले सकते हो। फिलहाल के लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं ले रहा, एक दो फ्लावर्स और ये ले लेता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे और एक दो फ्लावर लगा देते हैं। तो मेरे पास अभी फिलहाल है दो ऑप्शन, और भी कुछ अगर आप ऐड कर सकते हो तो ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से मेरा एक कलेक्शन बन गया। अभी हम लोग को इस कलेक्शन को शो करना है हमारे आइलैंड के ऊपर। हम लोग क्या करते हैं, पहले आइलैंड को सिलेक्ट करो, और हमारे जो हेयर सिस्टम है पहले एक बार के लिए मैं 1000 करता हूँ। प्रॉपर आपको हेयर पार्टिकल्स दिखाई देंगे, और सीट लेना है 1। आपको इस तरह से मूव करना है और लेना है हेयर। और क्योंकि मेरे पास 1000 है जो कि हर तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट ना हो, मैं चाहता हूँ सिर्फ ऊपर वाले एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो। तो उसके लिए हम लोग वेट पेंटिंग मेथड यूज करने वाले हैं। तो फिलहाल आपको मैं दिखाता हूँ कि हम लोग जब ग्रास सेट करेंगे तो ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसलिए आपको कोई भी और सेटिंग चेंज नहीं करना पड़ेगा अभी के लिए, नंबर हम लोग बाद में एडजस्ट करेंगे, साइज वगैरह। अभी के लिए जो रेंडर पाथ है इसको आपको चेंज कर देना है रेंडर कलेक्शन, और कलेक्शन में लेना है फ्लावर, ये दोनों अच्छे बनाए। जैसे आप फ्लावर तो आपको दिखाई यहाँ पे हमारे जो कलेक्शन है वो यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन अभी इसका रोटेशन सही नहीं है, इसका रोटेशन मेरे को सही करना पड़ेगा। तो एक बार हम लोग रोटेट करते हैं थोड़ा सा, और चेक करते हैं सही अलाइन हो रहा है कि नहीं। अलाइन के लिए आपको ध्यान देना पड़ता है कि सही से अलाइन हुआ है। इसमें रोटेट करता हूँ, और फिर करता हूँ कंट्रोल ए, आपका रोटेशनल स्केल। अब चेक करते हैं सीधा हुआ है नहीं। तो सीधा होने की जगह पूरा का पूरा उल्टा हो गया, तो मेरे को उसको और एक बार उल्टा घुमाना रहेगा। अब अगर चेक करूँ तो आपको दिखाई देगा ये ग्रास और जो फ्लावर्स है वो प्रॉपरली अलाइन है ऊपर की तरफ। लेकिन हम लोग को ऐसा नहीं चाहिए, हम लोग को चाहिए कि एक जगह रहे और सही से रहे, हर तरफ नहीं मिल चाहिए, हम लोग के ऊपर चाहिए। तो इसलिए हम लोग यूज करते हैं वेट पेंटिंग। तो हमको पहले अपना मैप सेलेक्ट करना है, और फिर जाना है वेट पेंट मोड में। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, वेट पेंट मोड ले लो, और वेट पेंटिंग में दो वैल्यू देता है, एक देता है 1 और एक देता है 0। 1 मतलब वहाँ पे हमारे पार्टिकल दिखाई देंगे, जहाँ पे 0 वहाँ पे दिखाई नहीं देंगे। इसलिए पहले आपको यहाँ पे ग्रुप में आना पड़ता है, डाटा ग्रुप। और उसके बाद देख सकते हो ग्रुप बना हुआ है, पहले नहीं रहता। जैसे आप ड्रॉ करना चालू करो ग्रुप बन जाता है, अगर ऑलरेडी नहीं है तो यहाँ पे हमको जहाँ जहाँ पे ग्राफिक्स चाहिए वहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हो, जहाँ नहीं चाहिए उसमें वेट को 0 कर दो, ड्रॉ कर। तो अभी मैं लेता हूँ 1 वैल्यू, और जहाँ जहाँ मेरे को ग्रास चाहिए वो ड्रॉ कर जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे को चाहिए यहाँ थोड़ा सा घर के पीछे, थोड़ा सा इधर चाहिए, और थोड़ा सा सारे पत्थर के अराउंड में चाहिए, फिर कॉर्नर में चाहिए, और लाइट हाउस के कॉर्नर में चाहिए। इतना एरिया। तो अब ग्रुप लेने के बाद अगर मैं पार्टिकल सिस्टम में जाऊँ, और यहाँ पे चले जाऊँ वर्टेक्स ग्रुप में और डेंसिटी ले लूँ कुछ, तो आपको दिखाई देगा कि हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो हर जगह से हट गए, बस जहाँ जहाँ मैंने कलर करा था वहाँ पे आ गए। लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो गए हैं और प्रॉपर दिख भी नहीं रहे, डेंसिटी बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है। तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, आपको आप पार्टिकल नंबर चेक करना रहेगा। तो कर देते हैं हाथ पे, तो आपको दिखाई देगा कि ग्रासेस अभी कम हो गए हैं। और 200 कर दूँ तो थोड़ा सा से अगेन बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग रख सकते हैं इसको। अभी अगर मैं नॉर्मल मोड पे आ जाऊँ तो आपको क्लियरली दिखाई देगा कि हमारे जो हेडलाइन है कैसे दिख रहा है। तो इस तरीके से बना है। और अगर आपको लगता है साइज बहुत छोटा हो गया, आप कैमरा मोड में आ जाओ और साइज चेक कर लो। अगर आपको लगता है साइज छोटा है या फिर थोड़ा और बड़ा होना चाहिए, तो आप यहाँ पे पार्टिकल में जाके इस साइज को अगर चेंज करोगे तो ये बड़ा हो जाएगा। अभी फिर भी ये प्रॉपर अलाइन नहीं है, मेरे को चेक करना पड़ेगा अलाइन कैसे करें इसको ठीक से। और फिर यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन में आओगे तो इसके जो ओरिजिन पॉइंट है वो डिफरेंट है, इसलिए ये दिक्कत आता है। तो हमारा जो फ्लावर का ओरिजिन पॉइंट है वो बहुत ही नीचे है, जबकि ग्राफ का ओरिजिन पॉइंट बहुत ही ऊपर है। इस वजह से दोनों अलाइन नहीं है। इसको आप फिक्स कर सकते हो, इसको टैप करो, और एडिट मोड में जाके इसका जो पोजीशन है उसको चेंज कर दो। तो आपको वर्टेक्स सेलेक्ट करना है, और उसका वर्टेक्स ऊपर लेके इसका ओरिजिन पॉइंट वहां पे चेंज कर लेना है। तो इसके लिए आपको ध्यान देगा ऑब्जेक्ट मोड, पहले तो कर्सर टू लेफ्ट लाना है, फिर ऑब्जेक्ट मोड में जाना है, और यहाँ पे करना है चेंज ऑब्जेक्ट एट ओरिजिन टू कर्सर, दोनों फ्लावर्स का। और फिर अगर आप पाइलट सिस्टम में देखोगे तो आपका फ्लावर जो बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा बाहर चला रहा था वो भी ग्राउंड लेवल जाएगा। और अभी अगर हम लोग पाइलट सिस्टम में जाएं, तो अब अगर हम लोग फ्लावर को बड़ा करेंगे तो आपको दिखाई देगा
कि फ्लावर बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहे बल्कि ग्रास बड़ा हो रहा है और फ्लावर बड़े हो रहे हैं। और अगर आपको और ज़्यादा चाहिए फ्लावर्स एक जगह पे तो आप डेंसिटी को बढ़ा दो, वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से पार्टिकल क्रिएशन यूज होता है। आई होप कि अभी ये ठीक है, इतना चल जाएगा मेरे लिए। हम जो आखिरी चीज़ सीखने वाले हैं वह है ओशन मॉडिफायर। इसके बाद हम लोग देखेंगे एनिमेट कैसे करना है और कंपोजिट करके इसको रेंडर कैसे करना है। तो अभी आ जाते हैं हम लोग ओशन मॉडिफायर पे कि अगर हम लोग को यहाँ पे ओशियन ऐड करना है जो कि फ्लो करता रहे तो वो कैसे होगा। इसके लिए अगेन आपको एक प्लेन ऐड करना रहेगा। तो यहाँ पे मैं अपना कर्सर ले लेता हूँ और फिर आ जाता हूँ शिफ्ट ए करके ले लेता हूँ यहाँ पे मैश प्लेन और एक बड़ा सा प्लेन ले लेना है। और क्योंकि ये मेरे फ्लावर कलेक्शन में आ गया इसलिए ये इंस्टेंस हो रहा है, वो हटाते हैं और हमारे नॉर्मल जो कलेक्शन है वहाँ पे ऐड करते हैं। तो फिर आपको कलेक्शन में बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आप प्रॉपर कलेक्शन में ही इसको क्रिएट करो, अदरवाइज आपकी बाकी चीज़ भी खराब हो जाएंगे। थोड़ा दूसरा करना है और इसमें हमको लगाना रहेगा ऑयल मॉडिफायर जिसका नाम है ओशियन मॉडिफायर। तो मॉडिफायर टैब में आपको आना है और यहाँ से लेना है एड मॉडिफायर, फिर लेना है फिजिक्स और ले लेना है ओशन। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया तो छोटा करना पड़ेगा अब। और यह जो रहता है यहाँ पे हम उसका डेप्थ वगैरह चेंज कर सकते हैं, तो ज़्यादा डेप्थ नहीं चाहिए और साइज छोटा चाहिए और टाइम टाइम से एनिमेट होता है ये। और वेव आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, वेव का साइज वेव इतना बड़ा बड़ा वेव रहेगा। आप जितना बड़ा करोगे इस तरह से हम लोग स्ट्रॉन्ग भी बना सकते हैं, ये मेरे को हैवी नहीं चाहिए, मेरे को कम चाहिए, तो इतना ना काफी रहेगा। अभी हम लोग को इसको एनिमेट करने के लिए टाइम लगाना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका जो टाइम लगाएंगे वो लगाएंगे इसके टाइमर पर। तो ऊपर कर देता हूँ और टाइम यहाँ पे टाइम पे लेना है और आप क्लिक करेंगे आई, इसे टाइम लगता है। फिर आपको लेना है 250 तक, क्योंकि मेरा 250 का इसका एनिमेशन है और टाइम को चेंज कर देना। आप देख सकते हो जैसे जैसे मैं टाइम चेंज कर रहा हूँ ये एनिमेट हो रहा है। मैं 10 कर देता हूँ और अगेन लगा देता हूँ। कभी अगर मैं प्ले करूँगा तो आपको नेचुरल वेव फ्लो दिखाई देगा। जो चेंज फैक्टर है वो एनिमेटेड था तो ये एक्शन में बेचारा कुछ जाएगा और समुंदर में आ जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई और एनिमेशन लगा सकते हैं। तो एनिमेशन चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, आपको है एनएल एडिटर, यहाँ पे नॉन लीनियर एनिमेशन लेना है और फिर जो वर्किंग वाला है उसको हटा देना है। और सेम एक्शन जो कि यूज हम लोग कर रहे हैं इसमें हैंड गेस्चर वाला, वो आप यूज कर सकते हो या फिर दूसरा यूज कर सकते हो। मैं देखता हूँ मेरे पास अभी फिलहाल क्या क्या एक्शन है। मेरे पास एक्शन है वॉकिंग, पार्टिकल सेक्शन, प्लेन, ये सारे एक्शंस हैं मेरे पास, लेकिन वो नहीं चाहिए मेरे को। तो मैं नया एक्शन भी ला सकता हूँ। इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगेन और एक एनिमेशन को इम्पोर्ट कर लेंगे या तो दूसरे जगह से या फिर नया फाइल से। तो फाइल में आना है, यहाँ पे लेना है इम्पोर्ट FBX और मेरे पास इतने सारे एनिमेशन हैं, इसमें से देखते हैं अगर कुछ अच्छा मिल जाए जो कि मेरे पास या तो हाई गेस्चर रहेगा कि वो हेलो कर रहा है या फिर कुछ और कर रहा है लेकिन अपने जगह में रह के कर रहा है जो भी कर रहा है। ये वाला है विक्ट्री, तो मैं विक्ट्री ले सकता हूँ या फिर वेविंग ले सकता हूँ। तो वेविंग ले लेते हैं। आपको FBX को इम्पोर्ट करना है और कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं इम्पोर्ट करने के बाद, क्योंकि हम उसको बस इसका एक्शन सेव करने वाले हैं, बाकी चीज नहीं रखेंगे। तो आपको आ जाना है डोप शीट में, यहाँ कुछ किए और डोप शीट में लेना रहेगा एक्शन एडिटर और एक्शन एडिटर में जाने के बाद इसमें नाम को चेंज कर दो, इसमें भेज दो वेविंग। और उसके बाद आपको आना है एक्शन में और उसको कर देना पुल डाउन एक्शन। फिर आपको जाना रहेगा NLA में और जो हमारा सीन में जो हम लोग नया मॉडल ऐड किया उसको डिलीट कर देना है। फिर आना है चैम्प के ऊपर, जो हमारा कैरेक्टर है एक्शन लेना है और यहाँ पे ले लेना है वेविंग। तो अभी अगर आप देखोगे तो ये वेव कर रहा है, इसका हाथ ऊपर आ गया। और अगर आपको एनिमेशन प्ले करना है लॉन्ग टर्म तक तो इसको भी आप पुट डाउन कर सकते हो। और अगर मैं चाहता हूँ पूरा एंड होने तक ये रिपीट होते रहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आप एक्शन क्लिक में आना है और इसको रिपीट को आपको ऑन कर देना है, 2 3 जब तक इसका फ्रेम चल रहा तब तक। मैं 4 बार कर दूं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, मैं 3 तक रख सकता हूँ और फिर पॉइंट मार्क कर देता हूँ। और फिर थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि ये छोटा एक्शन है तो इसलिए हम लोग रिपीट कर देंगे एक टाइम।
में भी कम पड़ रहा है तो इसको कर सकते हैं हम लोग 10 टाइम्स। अब ये ठीक है। तो ये सीन स्टार्ट से लेकर एंड तक एनिमेट होता रहेगा। तो आपको टाइमलाइन में आना है और उसको नॉर्मल कर देना है। तो अभी चलते हैं कैमरा व्यू में, चेक करते हैं कि हमारा कहाँ तक काम बना। तो फिलहाल हमारे पास, अगर मैं प्ले करूँ तो आपको दिखाई देगा कि हमारे पास एक ओशियन है जिसका पानी हिल रहा है, लाइट हाउस है, होम है, और दो बंदे हैं जो पर्टिकुलर एक फिक्स एक्शन को रिपीट कर रहे हैं। तो ये हमारा टोटल ओवरऑल एनिमेशन रहने वाला है सिर्फ ये एपिसोड के लिए। बाकी हम लोग और भी चीजें सीखेंगे कि हम लोग कैसे कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मैं एक पर्टिकुलर सीरीज बनाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी हमारे पास बच्चा है ओशन में कलर देना, लाइटिंग सेट करना, और रेंडरिंग सेटिंग करना, और थोड़ा बहुत और एनिमेशन ऐड करना कैमरा में। पहले मैं कैमरा पोजिशन को ले आता हूँ नॉर्मल जगह पे। अब अभी भी थोड़ा सा कट रहा है, तो यहाँ पे रखने वाले हम लोग कैमरा हमारे फाइनल पोजिशन के लिए जो स्टार्ट पोजिशन रहेगा। और उसके बाद हम लोग जूम इन करेंगे एनिमेशन करके। ओशन को कलर देते हैं। इसके लिए बहुत ही सिंपल है, आपको जाना शेडिंग टैब, और या तो आप वाटर वाले कोई मेटल ले भी सकते हो, या फिर आप अगर चाहो तो न्यू करो और खुद से कोई ना कोई नॉर्मल मेटेरियल बना लो। तो मैं न्यू बना गया हूँ। फिर अगर वाटर, और हम लोग कोई पॉलीमर वाटर नहीं बनाने वाले, हम लोग ब्लू कलर बनाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसमें टेक्सचर दे देंगे ताकि बहुत ज़्यादा ये सिंपल ना लगे। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले शिफ्ट ए करना है, नया टेक्सचर लेना है, और आपको दिखाता हूँ नया टेक्सचर से होता क्या है। अगर मैं नया टेक्सचर लेके इसका कलर यहाँ डाल दूँ तो आपको भी कुछ भी चेंजेस दिखाई नहीं देगा। थोड़ा देर बाद ये लोड होता है, उसके बाद आपको दिखाई देगा इस तरह से ये हो गया। तो हम लोग को अभी दो कलर चाहिए, तो इसमें हम लोग ले सकते हैं कलर रैम। तो शिफ्ट ए करना है, यहाँ पे लेना है कलर रैम। इसमें लोग कलर असाइन कर पाएंगे मल्टीपल, और फिर यहाँ पे आपको कलर असाइन करना रहेगा। जो ब्लैक एंड व्हाइट है उसके बदले ब्लैक की जगह हम लोग डार्क ब्लू करेंगे, और व्हाइट की जगह लाइट ब्लू करेंगे। आपको इस तरह से कलर देना है। और अगर आप चाहो तो स्केलिंग वगैरह चेंज कर सकते हो ताकि थोड़ा सा नेचुरल लगे। जैसे मैं इसको स्केल दे रहा हूँ ना, और डिटेल भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। और भी इसमें अगर आपको कुछ और डंपिंग वगैरह चेंज करना है तो आप कर सकते हो। जैसे नॉर्मल अगर आपको चेंज करना है तो आप इसको फिर से बम्प को लेट कर सकते हो, और नॉर्मल को कनेक्ट कर सकते हो, और से कलर को लाते हैं हाइट में डाल। इससे क्या होगा, तुम्हारा ओशन है और थोड़ा अनइवन लगेगा। अब ये प्रोसेस हो जाए, प्रोसेस के बाद आ जाएगा। तो ये हमारा बन गया ओशन। अब हम लोग लेआउट में है और वो प्ले करें अगेन वीडियो, होगा पानी गिरता हुआ हल्का फुल्का। और अगर आप ओशन को फिर भी चेंज करना चाहते हो, इसका रेजोल्यूशन चेक करना चाहते हो और अच्छा, तो रेजोल्यूशन ऑप्शन वहाँ पे रहता है, तो हम रेजोल्यूशन बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा सीन रेडी हो चुका है। अभी हम लोग देखने वाले हैं थोड़ा सा एनिमेशन कैसे किया जाए और ज़्यादा। ऑलरेडी हम लोग कैरेक्टर में एनिमेशन लगा चुके हैं, लेकिन क्या कैमरा को भी कैसे एनिमेट कर सकते हैं। और फिर हम लोग और चीज़ देखेंगे, कुछ लाइटिंग, और फाइनली कंपोजिटिंग इवेंट। तो पहले स्टार्ट करते हैं एनिमेशन से। जब भी आपको कोई चीज़ एनिमेट करना रहता है तो आपको आना रहेगा टाइमलाइन पे, जो हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन तो एनिमेट किए थे, लेकिन हम लोग बस जो ऑलरेडी टाइम एडिट है उसको उपयोग करें। लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्ट एनिमेट करना तो कैसे करते हैं देखते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं कैमरा को एनिमेट करने वाला हूँ ताकि ये पहले दूर रहेगा और फिर धीरे धीरे जाके फोकस होगा हमारे हाउसेस में और कैरेक्टर्स में, वाइड एंगल से आपको। जो भी आपको एनिमेट करना हो उसको सिलेक्ट करो और फिर क्लिक करो एंड, जिससे आपका इसका आइटम का प्रॉपर्टीज खुलेगा। तो यहाँ पे लोकेशन है, रोटेशन है, स्केल है, जिसको हम लोग इन्वेट कर सकते हैं। जिस जिस भी प्रॉपर्टी आपको इन्वेट करना रहता है उसमें की फ्रेम ऐड करना पड़ता है। आपको माउस को होवर करना है और लोकेशन के ऊपर लेके आई क्लिक करना है। आई क्लिक करते ही इसमें एक की फ्रेम आपको दिख जाएगा, और येलो का मतलब होता है कि ये इस पोजीशन से हम लोग की फ्रेम कर रखे हैं। और अगर किसी भी प्रॉपर्टी पे की फ्रेम ऐड है लेकिन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं है तो ये ग्रीन दिखेगा, मतलब इस प्रॉपर्टी पे एनिमेशन तो ऐड है लेकिन इस एग्जैक्ट पोजीशन पे भी कोई भी की फ्रेम नहीं है, तो उसका होता है ग्रीन। और अगर हम लोग कोई वैल्यू चेंज करते हैं, जो वैल्यू तो चेंज है लेकिन की फ्रेम में अपडेटेड नहीं है, तो आपको दिखाई देगा ब्राउन की तरह, अपडेट नहीं करने तक। तो इस तरीके से हम लोग मार्किंग को समझ सकते हैं। येलो मतलब उस पोजीशन पे की फ्रेम है, ग्रीन मतलब उस प्रॉपर्टी में की फ्रेम है लेकिन उस पोजीशन पे नहीं है, और ब्राउन मतलब उस प्रॉपर्टी को चेंज किया गया है लेकिन उस
पॉइंट पे हम लोग की फ्रेम को अपडेट नहीं किया। तो फिलहाल मैं चाहता हूँ इसके आखिरी में हम लोग बहुत ज़्यादा हैवी एनिमेशन नहीं चाहिए, बस कैमरा जूम इन हो जाए, तो हम लोग कैमरा को मैनुअली मूव करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑटोमेटिक जो हमारे की फ्रेम्स है अपडेट हो रहे हैं, और मैं चाहता हूँ इसके पास जाए और फाइनल जो हमारा पोजीशन रहेगा एनिमेशन कंप्लीट होने पर वो यहाँ रहेगा इस तरह से। तो हम लोग यहाँ इसको रख सकते हैं, और फिर जैसे मैंने बताया अभी ब्राउन है मतलब की फ्रेम अपडेट नहीं है और आपको यहाँ पे कोई भी पॉइंट दिखेगा नहीं। और जैसे मैं इसमें जाके आई क्लिक करूंगा आपको येलो हो जाएगा और यहाँ पे की फ्रेम दिख जाएगा। तो अभी हमारा कैमरा एनिमेट हो चुका है। आप देख सकते हो अभी अगर मैं प्ले करूँ तो कैमरा पहले ऐसे व्हाइट फ्रेम भी दिख रहा है और धीरे धीरे ये पास होते हुए जाएगा। तो हर एक ऑब्जेक्ट जो भी आपको एनिमेट करना हो, चाहे उसका रोटेशन, पोजीशन और लोकेशन, मोस्टली वही तीनों एनिमेट होता है, तब इस तरह से एनिमेट कर सकते हैं। तो इसको भी क्लोज कर देते हैं। और क्योंकि तब से हम लोग मेटल व्यू पे है, रेंडर व्यू पे नहीं है, अगर मैं रेंडर व्यू पे जाऊँ तो आपको दिखाई देगा पूरा ब्लैक होने वाला है। तो अब समझते हैं कि हम लोग वर्ल्ड लाइटिंग को कैसे सेट करते हैं। तो लाइटिंग के लिए बहुत सारे मल्टीपल मेथड्स हैं। आप वॉल्यूमेट्रिक लाइट यूज कर सकते हो, या फिर वर्ल्ड HDRI लाइटिंग यूज कर सकते हो वर्ल्ड के लिए जो यूज होता है, या फिर हमारे पास लाइट के ऑलरेडी कुछ कुछ दिए हुए एलिमेंट्स उसको यूज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा दोनों कंबाइन करके देखते हैं। पहले पहले मैं आपको बताता हूँ HDRI कैसे यूज किया जाता है जो होता है वर्ल्ड लाइटिंग। वर्ल्ड में आने से आपको यहाँ पे दिखाई देगा अभी जो ये ले रहा है ये सरफेस ले रहा है और बैकग्राउंड ले रहा है, और कलर है हमारा ग्रे और स्ट्रेंथ है 1। अगर मैं स्ट्रेंथ बढ़ाऊँ तो आपको ये व्हाइट दिखाई देगा। तो अगर आपको इस टाइप से भी लाइटिंग रखना है तो ये भी दिक्कत नहीं रहता, कोई कोई सिंपली लोग डायरेक्ट लाइटिंग भी यूज कर सकते हैं बस स्ट्रेंथ को बढ़ाकर। इसमें भी आपको आपका सीन सही लगेगा। लेकिन क्योंकि मैं इसको एज ए नाइट सीन बनाना चाहता हूँ, तो या तो हम लोग HDRI यूज कर सकते हैं जो नाइट के लिए परफेक्ट है, और अगर फिर भी हम लोग परफेक्ट नहीं मिल रहा है तो हम लोग मैनुअली लाइटिंग्स को ऐड कर सकते हैं। तो दोनों चीजें देखते हैं। पहले HDRI अगेन आपको बाहर से डाउनलोड करना पड़ेगा। आप कोई भी ऐप यूज करके डाउनलोड कर सकते हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो या फिर ब्लेंडर किट हो या स्केचअप कहीं से भी। अब तो चूज करते हैं यहाँ पे, अगर नाइट का मेरे पास रहेगा ऑप्शन नाइट ले लेता हूँ यहाँ, और देखते हैं अगर कुछ शूट कर जाए। जैसे एग्जाम्पल ये, आपको बस क्लिक करना है, ओके करना है, और ये अपने आप अपडेट कर देगा लाइट्स को। तो नाइट लेने पर हमारा कुछ सीन इस तरह से दिखाई देगा। आप अलग अलग टेस्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं कि हम लोग एक ही को लेंगे जो पहले आ गया। हम लोग मल्टीपल लाइट्स को टेस्ट कर सकते हैं, इसमें बेटर लगेगा। तो इस तरह येलो दिखाई देगा जो कि एकदम टाइप है। तो इस तरह से हमारे पास ऑप्शन रहते हैं, आप दोनों कंबाइन भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं चाहता हूँ ये सीन मेरे को परफेक्ट लग रहा है, लेकिन फिर भी जो मेरे कुछ हाउसेस हैं उसमें और थोड़ा अच्छे से दिखाना चाहता हूँ, और मेरे कैरेक्टर भी दिख नहीं रहे, तो यहाँ पे और थोड़ा एडिशनल लाइट मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आपको पहले तो कर्सर लाना है पोजिशन में और फिर करना शिफ्ट A और यहाँ पे जाना होगा। तो लाइट में हमारे पास चार ऑप्शन है, सबको समझेंगे। पहले हम लोग देखते हैं पॉइंट से। पॉइंट लाइट क्या करता है, ये एक जगह से लाइट एमिट करना स्टार्ट करेगा। अगर मैं इसको Z कर दूँ इक्वल लेवल 4 और कैमरा जो सेट के वहाँ आ जाओ तो आपको दिखाई देगा ये यहाँ पे लाइट लगा है। तो यहाँ से लाइट निकलेगा और हर तरफ फैलेगा। हम लोग साइज को बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन फिर स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगा। स्ट्रेंथ के लिए हम लोग को लाइट में आना रहेगा, यहाँ उसका स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ेगा पावर। तो जैसे जैसे आप पावर बढ़ाओगे आपको दिखाई देगा यहाँ पर लाइट का रेंज बढ़ते जा रहा है। जितना चाहो उतना बड़ा ले सकते हो, ज़्यादा ही बड़ा ले लिया मैं। और जितना बड़ा लोगे उसके हिसाब से इसका लाइट ग्रेड होगा। तो पॉइंट लाइट इस तरह से रहता है। नेक्स्ट है सनलाइट। अगर आपको नेचुरल टाइप का शेडो चाहिए तो आप सनलाइट ले सकते हो, और भी एडजस्टमेंट रहते हैं, लेकिन अभी हम लोग के लिए कंपल्सरी नहीं है ये। आपको डिटेल में लाइट के लिए मैं अलग से बना दूंगा। सन लेने पर हम लोग का स्ट्रेंथ थोड़ा कम रखना पड़ता है सन का। तो इस तरह से इसका नेचुरल शेडो बनता है। आप जिस भी पोजीशन पे रखोगे उसके हिसाब से इसका शेडो बनेगा। अभी ये मिडिल में है और इसका डायरेक्शन का चेंज करना आपको दिखाई देगा, इसका शेडो चेंज हो रहा है। तो मेनली सन एक नेचुरल सन की तरह ही काम करता है। नेक्स्ट है स्पॉटलाइट, जो कि स्टेजेस के लिए काम आता है। ये सिर्फ वहीं पे लाइट डालेगा जहाँ पे इसका फ्रंट एरिया है। तो अभी अगर मैं इसका बढ़ा दूं तो ये जिस तरफ फेस कर रहा है सिर्फ वहीं पे वो लाइट रिफ्लेक्ट करने वाला। और कभी कभी ये किसी सरफेस पे काम नहीं करता। तो जब से ज्यादा जो हमारा काम आने वाला है वो आने वाला है अभी के लिए एरिया लाइट। तो एरिया लाइट क्या होता है, ये एक पर्टिकुलर एरिया को लाइटिंग करेगा, तक का रेंज है। अभी अगर मैं इसमें 1000 ले लूँ या फिर 10,000 ले लूँ तो आपको दिखाई देगा ये एरिया को पूरा लाइट अप कर रहा है। तो अभी के लिए मैं इसको यूज करने वाला हूँ कैरेक्टर वर्ड्स को एनिमेट कर लाइट अप करने के लिए। ऊपर ले जाते हैं थोड़ा, और इसको थोड़ा सा मूव भी कर देते हैं इधर तरफ, और फिर इसका एंगल चेंज कर देंगे हम लोग
अपने कैरेक्टर के लिए, ताकि लाइट उस तरफ करे। और ऐसा रखना ही पता ना चले कि एक्स्ट्रा हम लोग लाइट लगा रखें, नहीं तो हमारा सीन नेचुरल लगेगा। तो ये एक लाइट हो गया, और सेम हम लोग उसको डुप्लीकेट करके इस तरफ भी लगा सकते हैं, इस वाले कैरेक्टर के लिए अलग से। आप चाहो तो स्ट्रेंथ को थोड़ा कम कर दो ताकि लाइट कम लगे और नाइट सीन हमारा मेंटेन रहे। तो 1000 के बदले हम लोग 5000 ले सकते हैं, जिससे लाइट जो रहेगा ये बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहेगा। और अगर आप यह कैमरा व्यू चेक करो तो आपको दिखाई देगा लाइट कुछ इस तरह से लग रहा है, एक नाइट व्यू। तो अगर आपको और भी लाइटिंग को टिक करना है या फिर और भी कहीं कहीं पे लाइट आपको ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो, या फिर इसका डायरेक्शन वगैरह चेंज कर सकते हो। अभी के लिए मैं इतना आपके साथ ही जाना चाहता हूँ। तो लाइटिंग इस तरह से काम करता है। आप चाहो तो एक सिंपल एडीआरएल लगा सकते हो, या फिर और भी लाइटिंग लगा सकते हो। एक्सटर्नल लाइट, पॉइंट लाइट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। वहाँ पे जो लाइट है इसके लिए हम लोग और एक चीज यूज करने वाले हैं, जो कि रहेगा वॉल्यूमेट्रिक लाइट। और अगर आपको वर्ल्ड का लाइटिंग और बढ़ाना है ब्राइटनेस, तो आप यहाँ पे लेने के बाद बढ़ा भी सकते हो। तो वो इस तरह से भी रख सकते हैं। बस आपको लाइटिंग वैसा रखना है कि वो नेचुरल लगे और कॉन्ट्रास्टेड रहे और अच्छा दिखे आपका सीन। तो हमारा फाइनल सीन रेडी है। हमारे पास भी दो ही काम बचा है। एक बचा है बोट ऐड करना, जिसमें हम लोग सीखेंगे फास्ट एडिटिंग, और एक बचा है कॉम्पोजिटिंग, जिसके बाद हम लोग फाइनली करेंगे इसका रेंडर। तो पहले आपको फास्ट एडिटिंग के लिए आपको ट्रिक बताता हूँ कैसे करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अपना कर्सर ले आते हैं पानी के ऊपर, क्योंकि बोट रहेगा। और फिर आपको लेना है शिफ्ट ए, और मैं बोट को चाहता हूँ ये कलेक्शन में रहे हमारे नॉर्मल वाले। तो वो शिफ्ट ए करना है, ए लेना है मैश में आपको यूवी स्फीयर, और फिर थोड़ा सा बड़ा कर देना है, ऊपर लाना है पानी के। फिर आपको आना रहेगा वाइफ्रेम मोड, और वाइफ्रेम मोड में आने के बाद आपको लेना है एडिट, और फिर आपको फिर सिलेक्ट करना है वर्टेक्स मोड, और फिर उसके ऊपर वाले वर्टेक्स को रिमूव कर देना है, तो डिलीट वर्टिसेस। इसके बाद आपको अगेन आना है ऑब्जेक्ट मोड और मेटल मोड। इसके बाद इसमें मॉडिफायर ऐड करना है आपको, और यहाँ पे लेना है डिफॉर्म, और फिर लेना है सिंपल डिफॉर्म। आपको करना है स्ट्रेच, जिससे आपका कुछ इस तरह का शेप बनेगा। तो अप्लाई कर दो। इसके बाद आपको सिलेक्ट करना रहेगा पीछे वाला एज और फ्रंट वाला एज। आपको आना एज मोड में, और यहाँ से एजेस को सिलेक्ट करना है, पहले ये वाला और फिर ये वाला, और फिर करना है ग्रैब करके इसको मूव करना है आपको एक्सेस में इस तरह से, ताकि फ्लैट हो जाए। और सेम चीज आपको और दो बार रिपीट करना है, एक बार इस इन दोनों को भी ग्रैब करके, और अगेन आपको करना है जी और फिर एक्स, और उसको आगे खींचना है, जिससे आपका कुछ इस तरह का शेप बनेगा। और फिर आप चाहो तो इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो आगे वाले व्यूज को भी। और ये आपका बेसिक शेप बन गया। इसके बाद आपको जाना है एड मॉडिफायर, फिर से करना है जनरेट, और करना है सॉलिडिफाई। सॉलिडिफाई थिकनेस ऐड करने के लिए काम आता है मोस्टली, आपको थिकनेस थोड़ा सा ज़्यादा ले लेना है 0.5 तक, और इसको कर देना है इवन थिकनेस, और फिर कर देना है अगेन अप्लाई। फिर आपको इसको एडिट मोड में आना है, और इस एजेस को लूप सेलेक्ट करना है, अंदर वाला और बाहर वाला दोनों, और कर देना है बेवल, कंट्रोल बी, और उसको स्मूथ कर देना ऊपर से। फिर नॉर्मल मोड में आओ और इसको कर दो शेड ऑटो। तो ये आपका एक बोर्ड सिंपल सा अब रेडी हो जाएगा। अभी हमारा सब कुछ रेडी हो गया है। हमने मॉडल्स बना लिया, उस पर कलर भी दे दिया, और कुछ चीज़ों को एनिमेट भी किया, और हमारा लाइटिंग भी सेट हो चुका है। तो हमारा सीन कम्प्लीटली रेडी है। अभी हमारा फाइनल स्टेप रहेगा वो रहेगा कंपोजिटिंग और रेंडरिंग। तो समझते हैं उसको कैसे करना है। तो कंपोजिटिंग क्या होता है, जब हम लोग सीन को बनाते हैं तो अगर आपको एक्स्ट्रा इफेक्ट्स ऐड करना है, चाहे वो आपको कलर ग्रेडिंग करना हो फाइनल, या फिर जैसे कि हमने यहाँ पे लाइट दे रखा है, लेकिन लाइट में कुछ भी ग्लो इफेक्ट नहीं है, वो ग्लो डालना है, या फिर कुछ कुछ हम लोग और भी अगर इफेक्ट डालना चाहते हैं, पीछे में बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं। हालांकि अभी हम लोग बैकग्राउंड का रिक्वायर्ड नहीं रहेगा, लेकिन वीएफएक्स या फिर सीजीआई अगर आप काम कर रहे हो तो उसमें बैकग्राउंड अलग से ऐड करना पड़ेगा। तो उस केस में काम आता है कॉम्पोजिटिंग। तो अभी हम लोग कॉम्पोजिटिंग का एक सिंपल सा हिस्सा समझेंगे, और फिर उसका रेंडर करेंगे। तो देखते हैं कैसे करना है। इसके लिए आपको आना रहेगा कंपोजिटिंग टैब में, और यहाँ से क्लिक करना है यूज नोड्स। स्टार्टिंग में आपको दो नोड मिलेगा, एक रहेगा हमारा सीन जो हमारा मेन सीन है, और एक रहेगा कंपोजिट जो कि फाइनल आउटपुट रहता है।
अगर आपको अपना आउटपुट अभी यहाँ पे प्रिव्यू करना है डायरेक्टली, तो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ ये करो और एक व्यूअर नोड ले लो। तो व्यूअर नोड हम लोग को रियल टाइम में देखने में हेल्प करता है कि हमारे जो आउटपुट है वो क्या बन रहा है। जैसे मैं व्यूअर नोड करूंगा, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, तो इसके लिए पहले हमें एक बार इमेज को रेंडर करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं इसको थोड़ा मर्ज कर देता हूँ। तो आपको शिफ्ट क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है और फिर ब्लेड मार देना है, से ये दोनों एक पॉइंट में मर्ज हो जाएंगे। फिर आपको ना रेंडर में और दे देना है रेंडर। रेंडर इमेज करने से आपको पहले तो जो भी हमारा आउटपुट है फाइनल, वो यहाँ पे एक बार शो करेगा। तो आप देख सकते हो इस तरह का हमारा सीन बनने वाला है। अगर हम लोग इसमें कुछ भी चेंजेस ना करें तो हमारा फाइनल आउटपुट ऐसा दिखेगा और ये यहाँ पे आ जाता है। इसको अगर जूम आउट करना है तो वी क्लिक कर सकते हैं, जिससे हम लोग फुल स्क्रीन इसको शो कर पाएंगे। और थोड़ा सा अगर बाहर करना है तो पॉइंट और वी रहता है। सो अभी हमारे पास ज़्यादा कुछ नीड नहीं है, बस हम लोग को दो नोड ऐड करना रहेगा इसमें। अगर आप कलर ग्रेडिंग करना चाहते हो तो आप सिर्फ ए ले सकते हो और यहाँ पे ले लो कलर करेक्शन। आपके पास एक बड़ा सा टैब आएगा, जो भी आपको ऐड करना रहता है उसको आपको यहाँ प्लेस करना रहता है, तो प्लेस हो गया। अब अगर मैं सोचता हूँ कि ये कलर इतना अच्छा नहीं लग रहा है, मैं इसमें और थोड़ा कलर ग्रेडिंग यहीं से कर सकता हूँ, दूसरे सॉफ्टवेयर में जाने के बजाय और पोस्ट प्रोसेस करने के बजाय मैं डायरेक्टली यहीं पे एडिट कर लूँ। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे सेचुरेशन कंट्रोल है, ब्राइटनेस, सब कुछ यहाँ पे ऑप्शन रहता है। तो यहाँ पे भी हम लोग कर ही सकते हैं। जैसे अगर मेरे को ब्राइटनेस और थोड़ा बढ़ाना है तो यहाँ पे मैं गेन को इंक्रीज कर सकता हूँ, इससे ब्राइटनेस बढ़ेगा। और अगर सिचुएशन कलरफुल और थोड़ा बढ़ाना है तो कर सकते हैं, या फिर लो करना तो कर सकते हैं। और नहीं करना तो आप इसको वन पे ही छोड़ दो। तो ये हमारे पास ऑप्शन रहता है कि हम लोग अगर चाहें तो कर सकते हैं, बाकी जरूरी नहीं है करना। और नेक्स्ट जो आपको एक कंपोनेंट चीज ऐड करना रहेगा इस वाले पे, वो रहेगा एक ग्लेर। ग्लेर क्या करते हैं, जितने भी हमारे एमिशन वाले पार्ट हैं उसको और ज्यादा अच्छा बना देता है। तो हम लोग अगर यहाँ पे ग्लेर करें तो आपको दिखाई देगा जो मैंने बल्ब पे एमिशन ऐड किया था वो इस तरह से दिख रहा है। लेकिन हमको ऐसा नहीं चाहिए, हमको चाहिए नॉर्मल, तो हम लोग ले लेंगे यहाँ पे फॉग फ्लोर, जिससे इस तरह से आएगा। और अगर आपको सर स्ट्रेंथ वगैरह चेंज करना है, साइज चेंज करना है, तो आप कर सकते हो किस तरह ग्लो रहेगा और फिर इसका स्ट्रेंथ कितना रहेगा। जैसे कि वन पे है तो भी प्रॉपर लग रहा है, लेकिन अगर टेस्ट में आपको अगर बढ़ा के दिखाता हूँ तो इस तरह से दिखाई देगा। तो हम लोग वो चीज कर सकते हैं। फिलहाल मैं दो पे सेट कर देता हूँ। तो अभी अगर मैं रेंडर करता हूँ तो मेरा जो फाइनल रहेगा ऐसा दिखाई देगा। लेकिन सिर्फ हम लोग इसको कंसिडर नहीं कर सकते हैं, आपको दो चीज देखना पड़ता है। अभी नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रेंडर इंजन के बारे में। तो ब्लेंडर में आपको दो रेंडर इंजन मिलेगा, एक रहता है ईवी और एक रहता है साइकिल्स, और दोनों में डिफरेंट सेटिंग्स भी रहता है। तो फिलहाल जो मैं यूज कर रहा हूँ वो ईवी है, और मैं सबसे बेसिक मोड यूज कर रहा हूँ जिसमें हमारे जो एडिशनल वाले ऑप्शन है सारे सारे ऑफ है। तो एक्सपोर्ट करने से पहले हमको अपना रेंडर सेटिंग करना पड़ता है, एक आउटपुट के लिए और एक रेंडर के लिए। पहले समझते हैं रेंडर इंजन। साइकिल्स जो रहता है वो ज्यादा बेटर रहता है लाइटिंग के लिए। और अगर आप साइकिल चूज करें तो आपको लेना है जीपीयू कंप्यूट। और अभी अगर मैं रेंडर करूँ इमेज तो आपको थोड़ा डिफरेंट रिजल्ट दिखाई देगा, जो भी फिलहाल दिख रहा है उससे अलग। और ये लोड होने में भी टाइम लेता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया साइकिल थोड़ा सा हैवी वाला है, तो ये लोड होने में टाइम लेगा। लेकिन जो रिजल्ट मिलेगा ईवी के मुकाबले थोड़ा सा बेटर रहता है। लेकिन क्योंकि मैंने ईवी के हिसाब से बनाया तो जो इफेक्ट रहेगा वो ईवी के हिसाब से ही दिखेगा। तो फिलहाल के लिए मैं इसको क्लोज करता हूँ, क्योंकि हम लोग ईवी पे ही काम करने वाले हैं इस कंप्लीट सीरीज में। और जो फाइनल आउटपुट हमारा रहेगा यही दिखेगा जो भी आपको इसमें दिख रहा है। लेकिन इसको भी हम लोग थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं। इसको इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है, अगेन ईवी ले लेते हैं और यहाँ पे आपको रेट ट्रेसिंग को ऑन कर लेना है। इससे ज्यादा हैवी लोड नहीं पड़ता, लेकिन जो हमारा लाइटिंग इफेक्ट रहेगा थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। आप इसको चेक कर सकते हो आउटपुट करके। और फिर आपको अगर फिल्म में जाओगे तो उसको ट्रांसपेरेंट ऑन कर देना है, जो कि इम्पोर्टेंट है मोस्टली वीएफएक्स के लिए, इसमें नहीं कंफ्यूज चलता है। तो दूसरा ऑन कर सकते हो, शेडोज ऑन ही रहेगा। और बाकी और कोई चेंजेस इसमें करना नहीं पड़ता। अगर आपको और थोड़ा और क्लियर चाहिए तो आप सैंपल्स को इम्प्रूव कर सकते हो, लेकिन 64 में भी अच्छा रेंडर आ जाता है। तो ये है हमारा फाइनल सीन। अभी देखते हैं आउटपुट। रेंडर करने से पहले आपको आउटपुट सेट करना रहता है कि आपको कौन से फॉर्मेट में चाहिए, कितना एफपीएस चाहिए और कहाँ पे इसको रखना है। तो मैं यूज करने वाला हूँ 25 एफपीएस, यहाँ पे 25 सेट कर लेते हैं। 250 फ्रेम्स हम लोग करेंगे, मतलब 10 सेकंड का ये वीडियो बनने वाला है। और इसका जो रेजोल्यूशन रहेगा 1920 बाई 1080 रहेगा, मतलब हॉरिजॉन्टल रहेगा। फिर नीचे आपको मिलेगा आउटपुट फोल्डर, कहाँ पे इसको आउटपुट करना है, तो मैं इसको डाल देता हूँ अपने प्रोडक्ट वाले सेक्शन में।
और मेरे को पीएनजी नहीं चाहिए, मेरे को वीडियो फॉर्मेट चाहिए, तो हम लोग लेंगे एफ एफ पेज वीडियो। और एनकोडिंग को भी चेंज करना रहता है, आपको मेस्ट्रो का हटा के यहाँ पे ले लेना है पेज 4। और बाकी कुछ भी चेंजेस करना नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा फाइनल सेटिंग हो चुका है। अभी हम उसको सेव करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो एक बार सेव कर देते हैं और फिर आपको जाना है रेंडर में और कर देना है रेंडर एनिमेशन। तो हमारा जो फाइनल फाइल रहेगा वो रेंडर हो जाएगा। और कंप्यूटर तो कंप्यूटर स्लो है, ये कंप्यूटर के स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। तो हो सकता है मैं रेंडर करने में आपको ज़्यादा टाइम लग जाए अगर आपका पीसी स्लो है। मेरे में भी ईवी यूज़ करने के बावजूद थोड़ा सा टाइम लेता है ये एक्सपोर्ट होने में। तो आपको जब तक ये कंप्लीट एक्सपोर्ट होता है वेट करना पड़ेगा। तो अभी हमारा वीडियो पूरा रेडी हो चुका है, अभी हम उसको प्ले करके देखते हैं कैसा बना है। तो मैं अपने डिजिटल प्रोडक्ट वाले फोल्डर में आ जाता हूँ जहाँ पे एक्सपोर्ट हुआ था। और यहाँ पे आपको आउटपुट फोल्डर दिखाई देगा। तो इस तरह से हमारा आउटपुट बनता है। और अगर आप चेक करोगे आपको दिखाई देगा कि हमारा एनिमेशन प्रॉपर्ली प्ले हो रहा है। हालांकि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव या फिर बहुत ही ज़्यादा नहीं बोल सकती बहुत ही अच्छी वीडियो बना है, लेकिन फिर भी एज ए बिगनर लेवल बहुत ही अच्छा बना है। तो इस तरह से हम लोग कंप्लीट बना सकते हैं, लेकिन अभी भी इतना सीखने के बाद आप एक बेसिक सीन ही बना पाओगे। अगर आपको कोई रियल प्रोजेक्ट या फिर प्रॉपर एनिमेशन में काम करना है तो आपको और भी एडवांस लेवल सीखना पड़ेगा। तो अगर आप सीखना चाहते हो एडवांस लेवल तो कमेंट करो, नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे पूरा डिटेल वीडियो चाहिए, जैसे मॉडिफायर्स है या फिर कैरेक्टर एनिमेशन पे या फिर वीएफएक्स कैसे यूज करते हैं, सीजीआई कैसे यूज करते हैं, या फिर प्रॉपर जो हम लोग शेडिंग सीखे उसमें प्रोसीजरल नोट को कैसे यूज किया जाता है, ज्योमेट्री नोट कैसे यूज होता है। जिस भी टॉपिक पे आप कमेंट करोगे या फिर जिस भी टॉपिक पे मेरे को ज्यादा कमेंट्स मिलेंगे मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो डिटेल में बनाऊंगा। तो आई होप कि आपको ये सीरीज पसंद आया और आपको इससे कुछ सीखने को मिला। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं और भी वीडियो बनाने वाला हूँ ब्लेंडर से रिलेटेड। और वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग सीखेंगे और भी ब्लेंडर के नए नए फीचर्स।